लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे तीनों भाई प्रिंस और उसकी बहन को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर इन लोगों ने फाइट की थी वहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होता है। फाइट के बाद वहाँ पर जो बिल्डिंग होती है वो बुरी तरह से टूट फूट जाती है और वहाँ पर काफी सारा नुकसान होता है। तो ये सभी लोग मार खाने के बाद वहाँ से जा रहे होते हैं। यहीं पर एक एल्डर भी होती है, वो एल्डर वहाँ पर आते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद वो उन तीनों से कहते हैं तुम तीनों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पर जो कुछ भी नुकसान हुआ है उस सारे की भरपाई हम लोग खुद से कर देंगे। तो वो तीनों इस टीचर से कहते हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद फी चैंग हमारे क्लाउड से कहता है क्लाउड मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ, अब खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तुम्हारा शाओ कहता है तो फिर ठीक है, हम सभी लोग अपनी अपनी अचीवमेंट्स को कंसोलिडेट करते हैं। हमारा शाओ फिर से अपने रूम में वापस आ जाता है। अपने रूम में वापस आने के बाद वो बैठ कर कल्टीवेट कर रहा था। कल्टीवेशन करते हुए हमें बताता है डीमन ब्लड पीने से उसकी स्पीड भी बढ़ती है और साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा वो डीमन ब्लड पीता है उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ और जान एनर्जी बढ़ती जाती है। हमारा शाओ कहता है मुझे फिलहाल के लिए टॉप जनरल लेवल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अभी क्योंकि मैं सोल्जर लेवल पर हूँ। मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करता हूँ तो मैं बहुत ही जल्दी एक टॉप लेवल का वॉरियर बन सकता हूँ और वॉरियर लेवल पर पहुंचने के बाद मेरी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर मैं एक वॉरियर लेवल तक पहुंच जाता हूँ तो उसके बाद मैं एक जनरल लेवल के एक्सपर्ट के साथ बड़ी आसानी से फाइट कर सकता हूँ। शाओ उसके बाद आगे बढ़ता है, अपने कपड़े पहन लेता है और जाकर लिटिल मंकी से कहता है लिटिल मंकी तो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग बाहर ड्रिंक करने के लिए जाने वाले हैं। तो मंकी भी जल्दी से जाम करते हुए उसके कंधे के ऊपर बैठ जाता है। शाओ उसके साथ लाड कर रहा था, फिर साथ ही उसे कहता है हम दोनों को मिले हुए कितना लंबा अरसा हो चुका है। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हें लिटिल ब्रदर कहा करूंगा, लेकिन असल में तुम एक मंकी हो, तो फिर मैं तुम्हें क्या कहा करूं। लिटिल मंकी कहना तो थोड़ा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पर एक नाम सोचना होगा क्योंकि तुम्हारे 6 कान है। तो क्यों ना मैं आज की बात से तुम्हें 6 ईयर कहा करूं। तो मंकी भी उसकी बात सुनने के बाद काफी बुरा सा रिएक्शन देता है, जैसे कि उसको अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शाओ से कहता तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम्हारा नाम 6 ईयर होने वाला है। साथ ही उसे कहता है चलो चलते हैं, जाकर हम लोग ड्रिंक करते हैं। फिर साथ ही वो क्लाउड फी से कहता है क्लाउड फी चलो मेरे साथ, हम लोग ड्रिंक करने के लिए जाने वाले हैं। और उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, इस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे चेहरे के ऊपर बैंडेजेस लगी हुई है। अगर मैं इस हालत में तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा तो लड़कियां मेरे बारे में देखकर क्या सोचेंगी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और उसे कहता है क्यों ना तुम बाहर जाकर कुछ ड्रिंक्स खरीद कर यहीं पर ले आओ, ड्रिंक और वाइन्स ले आना, हम लोग यहीं पर बैठकर दिल भर कर पियेंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा शाओ से कहता है अच्छा ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं, मैं ड्रिंक्स खरीद कर लाता हूँ। वो वहाँ से बाहर चला जाता है और शाम के वक्त ये लोग टेबल के ऊपर बैठे होते हैं, उन लोगों ने ड्रिंक्स खरीद कर लाए होते हैं। हमारा क्लाउड अपने ग्लास को बढ़ता है, उन दोनों से कहता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे 2 भाई मिले हैं ना। हम लोग यहाँ पर अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा पक्का कर लिया। आज हम लोग आपस में जाम टकरा कर आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के स्वयं ब्रदर्स हैं। आज के बाद हम तीनों एक दूसरे के साथ हर एक चीज को शेयर करेंगे, फिर चाहे वो कुछ भी हो, ना दुख हो, दर्द हो, खुशी हो या गम हो, जो भी हो। तो उसे कहता हाँ ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लगता है तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर करने को तैयार हूँ, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी लगती है और स्कूल में तुम मेरे दोस्त हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर स्वयं ब्रदर बन जाए, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद है। ना शाओ भी उनसे कहता है मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगता है। और वो तीनों वहाँ पर अपने अपने जाम टकराते हैं और उसके बाद अपने जाम को पी जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर कसम खा लिया कि ये तीनों एक दूसरे के भाई बन जाएंगे। ये तीनों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरी रात ड्रिंक ही करने वाले हैं और एक दूसरे के साथ इसी तरह के वादे करने वाले हैं कि एक दूसरे के साथ हमेशा साथ देंगे, गम में खुशी में, किस्म के हालात में एक दूसरे का साथ देंगे। इसी वजह से ये बार बार यहाँ पर अपने ग्लास को उठाते हैं, बार बार सेवी बात कह रहे हैं। यहाँ पर इन सारी बातों को मैं स्किप कर देता हूँ। पर जाम टकराते हुए हमारे क्लाउड से रहा नहीं जाता और बातों बातों के बीच में वो उनसे कह देता है चलो आज के बाद स्कूल में जितनी भी लड़कियां उन सभी को मिलकर डेट करेंगे। ये बात सुनते ही फी और शाओ दोनों उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर बुरा सा रिएक्शन देते हैं और फिर साथ ही वो तीनों वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। इससे हमारा नेक्स्ट सीन यंग मास्टर ची का दिखाया जाता है। यंग मास्टर ची अपने रूम में बैठा होता है, बहुत सा गुस्से में होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, इतनी स्पीड के साथ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ये तो बहुत ही जल्दी किंग लेवल तक पहुंच जाएगा और मेरे हाथ से भी निकल जाएगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसके साथ उसकी जो लड़की होती है, शायद इसकी नौकरानियां या जो भी है, वो उसे कहती है वॉरलॉक जो कि पर्सिया डायनेस्टी का प्रिंस है, उनकी डायनेस्टी में 2 पावरफुल एल्डर्स हैं। क्या लगता है कि इतनी बुरी तरह से मार खाने के बाद एल्डर्स यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। मुझे तो लगता है कि उनके एल्डर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, वो जाओ को मारने की कोशिश करेंगे। यंग मास्टर चीव से कहता है हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, मैं उन दोनों को जानता हूँ, वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है और वो दोनों हमारे टॉप 10 की रैंकिंग में आते हैं। जैसे एक तो अपनी क्लास का सबसे ज्यादा पावरफुल लड़का है, इन उन दोनों में से एक इस वक्त सेक्युलेशन में है, वो सेक्युलेशन में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है, जबकि दूसरा इस वक्त नो डीमन एबिस में है। अगर वो दोनों यहाँ पर वापस आ जाते हैं, जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद हमारे जाओ जुई को उन दोनों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। हाँ अगर उसकी टीचर बीच में आ जाती है, टीचर सीटू बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी वो बच पाएगा। उसके नौकरानी आगे बढ़ती है और उसके कान में कुछ उसे मशवरा देती है। प्रिंस उसकी बात सुनने की बात कहता है चलो फिर ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। एक सीन हमारे थर्ड प्रिंस का भी दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस के पास भी एक बंदा रिपोर्ट लेकर आता है और उसे सारी बात बता देता है कि प्रिंस बॉरलॉग और उसकी बहन के साथ क्या हुआ। जाओ जुई और उसके दोस्तों ने उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। इसी बात सुनने की बात कहता है जाओ जुई लगता है कि ये
हद से निकलता जा रहा है, तो इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में फिर से शाओ शुई के घर का दिखाया जाता है। शाओ शुई और फी चैंग दोनों एकेडमी के लिए घर से बाहर निकलते हैं और क्लाउड को गाड़ी छोड़ देते हैं क्योंकि वो काफी जख्मी और घर पर रहने वाला है। वो उन दोनों को बाय बोल देता है। क्योंकि वहाँ से चले जाने के बाद क्लाउड सोच रहा होता है, लगता है कि टाइम आ चुका है मुझे उस फेवर को यूज करने का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने आप को सीरियसली कल्टीवेट नहीं करवाता तो मुझे लगता है कि मैं इन दोनों से पीछे रह जाऊंगा और मुझे बार बार इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता तो मुझे उन एल्डर से जाकर बात करना होगी। फिर साथ ही क्लाउड कहता है तो मुझे जाकर उस एल्डर से बात करना होगी, उसके बाद देखना मैं भी टॉप 10 की रैंकिंग में जरूर आऊंगा और हम तीनों ब्रो टॉप 10 की रैंकिंग में जरूर आएंगे। तुम्हारा शाओ अकेडमी आने के बाद सीधा अपनी मास्टर सीटू के पास जाता है। वो मास्टर सीटू की रेजिडेंस में जाता है, दरवाजा खोलता है, कहता है मास्टर सीटू कहाँ पर हो, अब मैं तुम्हारे लिए आज क्या कर सकता हूँ। तो मास्टर सीटू उसके पीछे खड़ी होती है, वो उसे धक्का देती है और कहती है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। साथ ही वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है तुमने वहाँ पर जो भी काम किया उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सभी लोगों को पता चल गया है कि मेरा डिसाइपल कितना महान है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि टॉप 10 की रैंकिंग में तुम्हारा फर्स्ट नंबर आए। मैंने शाओ सोच रहा होता है ये टाइग्रेस यहाँ पर इतने अच्छे से मूड में क्यों बात कर रही है, लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्रेट चल रहा है। मैंने शाओ अपनी मास्टर से कहता है मास्टर उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था उनके ऊपर अटैक करने के लिए क्योंकि वो मेरे दोस्त को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे। फिर साथ ही हमारा शाओ अपनी मास्टर से कहता है मास्टर लेकिन ऐसा यहाँ पर रूल होना चाहिए, ये सारे के सारे सीनियर्स है जो कल हमारे साथ फाइट कर रहे थे वो सीनियर्स थे, यहाँ पर आपको रूल बनाना चाहिए कि सीनियर्स जूनियर्स को तंग नहीं कर सकते, ना ही उनको बुली कर सकते हैं, ना उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। सीटू से कहती है यहाँ पर इसी तरह का रूल है कि सीनियर्स जूनियर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कोई भी एल्डर देखने के बाद भी यहाँ पर एक्शन नहीं लेता। इन सभी एल्डर्स को लगता है कि अगर सीनियर्स जूनियर्स के ऊपर अटैक ना करें, उनको बुली ना करे तो जूनियर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। जब तक वो उनके ऊपर बुली नहीं करेंगे तब तक जूनियर्स अपनी पावर्स को रिलीज नहीं करेंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि इस माहौल में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसी वजह से कुछ एल्डर्स ये सोचकर उनको रोकने की कोशिश नहीं करते, जबकि कुछ एल्डर्स ये सोचकर उनको रोकने की कोशिश नहीं करते क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कानून से ऊपर हैं। जब आपके पास स्ट्रेंथ होती है तो आपको किसी का भी डर नहीं होता, ना कि एल्डर्स भी आपको रोक नहीं सकते। शाओ शुई बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इसका मतलब यह है कि जब मेरे पास स्ट्रेंथ होगी इसका मतलब यह है कि मैं भी कानून से ऊपर हूँगा, फिर मेरे सामने किसी को बुली नहीं कर पाएगा। साथ ही शाओ कहता है मुझे लगता है कि डीमन क्लैन में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब उनका डीमन एम्परर होता है उसके सामने कोई भी अपनी जुबान नहीं खोल पाता, वो सभी लोग उससे डरते हैं। तो सीटू से कहती है क्या तुम्हें ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। शाओ से कहता है नहीं मास्टर सीटू ऐसी बात नहीं है, भी अच्छी तरह से पता है कि इस दुनिया में जिंदा वही रह पाते हैं जो कि सबसे ज्यादा फिट होते हैं, उनके कमजोर यहाँ पर मारे जाते हैं। तो मास्टर सीटू हमारे शाओ से कहती है एक बार तुम होपलेस डीमन एबिस के अंदर से अपना टेस्ट कंप्लीट करने के बाद वापस आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में भेजूंगी। मुझे ये बताओ क्या तुम लाइफ एंड डेथ अरीना में जाकर कंप्लीट करना चाहोगे। हमारा शाओ कहता है ये क्या आप मुझे कौन सी जगह पर भेजने वाली है, ये कौन सा अरीना है। सीटू से बताती है हमारे यहाँ पर एक बैटल फील्ड है जिसको लाइफ एंड डेथ अरीना कहा जाता है, वो बहुत ही स्पेशल बैटल फील्ड अरीना है। कैसी जगह है जहाँ पर न सिर्फ हमारी डायनेस्टी के लोग आपस में फाइट करते हैं बल्कि दूसरी डायनेस्टी से आए हुए लोग भी आपस में फाइट कर सकते हैं, यानी कि तुम किसी दूसरी डायनेस्टी के लड़कों से फाइट कर सकते हो। लेकिन उस फाइट का रूल ये होता है कि दोनों में से एक मरेगा और दूसरा जिंदा रहेगा, जो जिंदा रहेगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा, वो इस फाइट को जीतेगा। अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर ये बैटल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करना पड़ेगी, लेकिन वहाँ से बहुत ही कम लोग जिंदा बचकर वापस आ पाते हैं। इसी वजह से तुम्हें सोच समझ कर ये फैसला लेना होगा। आज से 3 महीने के बाद जब तुम अपने डीमन एबिस वाले टेस्ट को पूरा करने के बाद वापस आओगे मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूंगी। उसकी बात सुनने के बाद कुछ कहने लगता है तो मास्टरों से कहती है अभी के लिए रहने दो, फिलहाल के लिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि होपलेस डीमन एबिस में जाकर कैसे मॉन्स्टर्स का मुकाबला करोगे और अपने आप को कैसे सर्वाइव करवा पाओगे। बाद जब तुम वापस आओगे फिर इस बारे में सोचेंगे। साथ ही मास्टर सीटू से कहती है कल तुमने वहाँ पर 2 सीनियर स्टूडेंट्स को हराया था, वो दोनों ही सीनियर स्टूडेंट अपनी गलती को मानने और साथ ही वो तुम्हें बदले में कंपनसेशन देने को तैयार है। मुझे बात सुनते ही कहता है क्या वाकई में वो मुझे कंपनसेशन देंगे, क्या वो मुझे हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स दे सकते हैं या फिर हाई लेवल के वेपन्स दे सकते हैं। सीटू से कहती है बेवकूफ कहीं कि अगर उनके पास हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक होती या फिर वेपन होते तो फिर वो तुमसे क्यों हारते, वो तुम्हें आसानी से हरा सकते थे। हमारा शाओ कहता है अच्छा ठीक है, फिर ठीक है उन लोगों से कहना कि मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, जो भी हो सके वो जड़ी बूटियां उनसे ले लेना, मुझे बदले में यही चाहिए। इसके बाद हमारा शाओ वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है, वो बाजार में से वापस की तरफ आ रहा होता है तो लड़कियां वहाँ पर जो खड़ी होती है वो उसे देखकर बहुत सा ब्लश कर रही होती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये शाओ शुई है। शाओ शुई यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, इसी वजह से लड़कियां भी उसकी तारीफें कर रही होती है। शाओ एक दुकानदार के पास जाता है, जाकर उसके पास से कुछ एलिक्सर्स खरीद रहा होता है, वो उसे 40 कहता है लेकिन ये उसके साथ बहस करके उसके पास से 30 में ले रहा होता है। शाओ जब वहाँ पर से एलिक्सर खरीद कर साइड पर मुड़ता है तो वहीं पर साथ ही एक बंदा बैठा होता है, एक बुढ़ा मास्टर अपने सामने कपड़ा बिछाया होता है और उसके ऊपर पत्थर रखे होते हैं। फिर मंकी जैसे उसकी तरफ देखता है आंखें वहाँ पर चमकना शुरू हो जाती है, यानी कि वो उन पत्थरों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हमारे शाओ को उसके बालों से खींचकर पीछे की तरफ खींच रहा होता है और उसे कहता है जल्दी से यहीं पर रुको। शाओ उसे कहता है तुम्हें क्या हो गया बंदर, तुम्हें पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतरता है और जल्दी से जाकर उन पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है सक्रीज सक्रीज, यानी कि मुझे ये चाहिए, इनको खरीद कर दो।
शाओ से कहता है बंदर कहीं के ये तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, तुम्हें ये क्यों चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। जबकि मंकी उसके पाँव के साथ लिपट जाता है और उसे कहता है सक्रीज सक्रीज मुझे ये चाहिए, मुझे अब चाहिए। कि गली में मौजूद बाकी के सारे स्टूडेंट हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि इसका बंदर पागल हो गया है, ये गली में बैठे हुए एक बंदे से पत्थर खरीदना चाहता है। हमारा शाओ कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो उस बुढ़े मास्टर से कहता है सर ये पत्थर कितने के हैं। बुढ़ा मास्टर भी यहाँ पर बिल्कुल भी रियायत नहीं करता। वो उसे कहता है अगर तुम्हें ये पत्थर खरीदने हैं तो तुम्हें मुझे सिर्फ 10,000 गोल्ड कॉइंस देने होंगे और ये पत्थर तुम ले जा सकते हो। ये बात सुनते ही हमारा शाओ चीख मारता और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैं पत्थरों के बदले में तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइंस क्यों दूंगा। यहाँ पर इन पत्थरों की क्या मिस्ट्री है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा कि गली के अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है जिसने अपने पास कुछ पत्थर रखे होते हैं कि उन पत्थरों को देखकर सक्रीज सक्रीज करना शुरू कर देता है और हमारे शाओ से कहता है कि मुझे ये पत्थर चाहिए, मुझे ये खरीद कर दो। शाओ उस बंदे से पूछता है तुम ये पत्थर कितने में बेच रहे हो। तो बुढ़ा आदमी से कहता है तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइंस देना होंगे, उन सारे पत्थरों के बदले में ये सारे पत्थर तुम रख सकते हो। शाओ उसकी बात सुनते एक चीख मारता और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, इन पत्थरों के बदले में तुम्हें 10,000 कॉइंस कौन देगा। शाओ अपने मंकी को खींचना स्टार्ट करता है। वो से कहता है चलो शाह से चलती है, मैं जो तुम्हें नहीं खरीद कर देने वाला। ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है। जबकि मंकी वहाँ पर एक पत्थर के साथ लिपट जाता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। जबकि हमारा शाओ उसके टांगे पकड़कर खींच रहा होता है। शाओ से कहता है बंदर बस भी करो, तुम यहाँ पर इस पत्थर को नहीं छोड़ते मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर तुम यहीं पर बैठे रहना। तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम इन पत्थरों को खरीदोगे कैसे। तो वो बुढ़ा मास्टर हमारे शाओ से कहता है लगता है कि तुम सभी लोग अंधे हो गए हो। सबके स्पिरिट मंकी को इस बारे में पता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि स्पिरिट स्टोन्स है। स्पिरिट स्टोन्स को सिर्फ और सिर्फ एक डीमन मंकी ही पहचान सकता है। ये बात सुनते ही सामने वाली शॉप वाला बंदा उसे कहता है बुढ़े आदमी तुम तो यहाँ पर सभी को बेवकूफ बना रहे हो। ये बुढ़ा आदमी अंधा भी होता है। वो उसे कहता है ये बुढ़ा आदमी वाकई में अंधा हो गया, ये कहीं से पत्थर उठाकर यहाँ पर बैठ गया। पिछले 1 साल से यहाँ पर इन पत्थरों को रख कर बैठा हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल से किसी ने भी इन पत्थरों को नहीं खरीदा क्योंकि ये है ही पत्थर और कौन इन पत्थरों को खरीदेगा। ये 10,000 क्रिस्टल्स में यहाँ पर इस पत्थरों को बेच रहा है। इतने महंगे पत्थर कौन खरीदता है। क्योंकि अगर ये वाकई में स्पिरिट स्टोन्स होते तो ये बुढ़ा आदमी इन स्पिरिट स्टोन्स को अपने पास क्यों ना रख लेता। ये यहाँ पर नए आने वाले स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे जाओ से कहता है लड़के तुम्हें इससे बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ये तुम्हें पागल बना रहा है। बुढ़ा मास्टर यहाँ पर हंसना शुरू कर देता और कहता है तुम सभी लोगों को बाहर से ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं लेकिन तुम सभी को हिडन सीक्रेट्स के बारे में क्या पता है, ये स्पिरिट स्टोन्स हैं। क्या उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसने कहा कि इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन है या फिर इन पत्थरों को ये स्पिरिट स्टोन कह रहा है। मान तो वाकई में सच है कि 6 कान वाला जो बंदर है यानी कि मेरा मंकी स्पिरिट स्टोन्स को अच्छे से पहचान सकता है क्योंकि ये एक स्पिरिट मंकी है। इसी वजह से इसे अच्छी तरह से पहचान है स्पिरिट स्टोन्स की। मुझे भी लगता है कि इस मास्टर ने इन पत्थरों को यहाँ पर रखा हुआ है, इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन्स छुपे हुए हो सकते हैं। दूसरी शॉप वाला बंदा हमारे जाओ से कहता है लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर इन पत्थरों के अंदर कोई स्पिरिट स्टोन्स हैं? कि ये दिखने में तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही लग रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। हमारा जाओ से कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये बंदा सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन्स है या नहीं, लेकिन मेरे बंदर को अगर ये चाहिए तो फिर इसे मैं लेकर दूंगा। तो बुढ़ा मास्टर हमारे जाओ से कहता है ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इनको खरीदना चाहते हो या नहीं। तो मैंने तो यहाँ पर तुम्हें बता दिया है कि ये इतने के और ये स्पिरिट स्टोन्स है, अब तुम खरीदना चाहते हो तो खरीद लो नहीं तो रहने दो। जाओ उस मास्टर की बात सुनने के बाद फिर से वहाँ पर सोच रहा था क्या वाकई में इन पत्थरों के अंदर स्पिरिट स्टोन्स हैं। बंदा फिर से हंसना शुरू कर देता और कहता है ये बंदा हर किसी को यहीं पर इसी तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी इसके अल्फाज में नहीं बसता। यहाँ पर इससे पत्थर नहीं खरीदता। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतने बेवकूफ हो कि इससे पत्थर खरीद लोगे। जाओ जब अपनी मंकी की तरफ देखता है तो उसके मंकी ने एक पत्थर उठाकर बैठा होता है और साथ ही वो बोझला ब्लश भी कर रहा था और बोझला खुश होता है, वो बतीसी दिखा रहा होता है। तुम्हारा जाओ कहता है क्योंकि इसे पत्थर पसंद है तो फिर इसको खरीद देते हैं। तो जाओ उस बंदे से कहता है बुढ़े मास्टर तुमने कहा कि तुम इन पत्थरों को 10,000 में बेचोगे, मेरे पास टोटल 5 पत्थर हैं तो इसमें से अगर मैं एक पत्थर खरीदना चाहता हूँ तो इसके मतलब हुआ कि ये 2,000 गोल्ड कॉइंस में खरीदूंगा। ठीक है मैं तुम्हें 2,000 गोल्ड कॉइंस देता हूँ, मुझे एक पत्थर दे दो। बुढ़ा मास्टर से कहता है मैं अंधा हूँ लेकिन बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर तुम यहाँ पर एक पत्थर खरीदते हो तभी तुम्हें 10,000 कॉइंस देना पड़ेंगे, अगर तुम यहाँ पर पूरे 5 पत्थर खरीदते हो तभी तुम्हें 10,000 ही देना पड़ेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस है, अगर तुम्हें चाहिए तो दे दो और ले लो। हमारा शाह चिल्लाकर से कहता है बुढ़े आदमी ये तुम किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, एक पत्थर भी 10,000 का और 5 भी 10,000 के। बुढ़ा मास्टर से कहता है मैं तो इसी तरह बिजनेस करता हूँ, अब तुम्हें अगर खरीदनी है तो बताओ तुम इनको खरीद सकते हो, 10,000 दो और सारे के सारे ले जाओ या 10,000 दो और एक लेकर चले जाओ। हमारा बुढ़ा मास्टर शाह से कहता है अब क्योंकि मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर पत्थरों को रख कर बैठा हूँ लेकिन कोई भी इनको खरीदने के लिए नहीं आया, तुम पहले कस्टमर हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर 10% डिस्काउंट देता हूँ, तुम्हें 9,000 गोल्ड कॉइंस देने होंगे, एक पत्थर ले जाओ या फिर पूरे 5 ले जाओ। हमारा शाह से कहता है लेकिन मेरे पास तो 9,000 कॉइन्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2,500 कॉइन्स है, अगर तुम 2,500 में देते हो तो ठीक है। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद से कहता है लड़के नहीं है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ नहीं मानने वाले, अब जबकि तुम यहाँ पर पहली बार मुझसे चीज खरीदने के लिए आए हो, मुझे पत्थर चाहिए भी तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर 20% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें सारे के सारे पत्थर 8,000 क्रिस्टल्स में दे दूंगा,
तुम्हें 8000 कॉइन्स देना होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रेट है, इसके अलावा मैं इसको और ज्यादा कम नहीं करूंगा। शाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें 3000 दूंगा। वो बुड्ढा मास्टर से कहता है अच्छा ठीक है 7500 दे देना। शाओ से कहता है मैं तुम्हें 3500 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। बुड्ढा मास्टर कहता है नहीं चलो 7000 का लो, इससे कम नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों यहाँ पर काफी देर तक बहस करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ गुस्से के साथ बहस करते हैं। काफी देर बहस करने के बाद वो दोनों एक नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। हमारा शाओ कहता है मैं तुम्हें 5000 क्रिस्टल्स दूंगा, इससे ज्यादा मेरा बजट नहीं है, मैं तुम्हें 5000 से ज्यादा नहीं दे सकता। बुड्ढा मास्टर कहता है अच्छा ठीक है लाओ 5000 दे दो और ले जाओ। फिर साथ ही बुड्ढा मास्टर से कहता है अब जबकि तुमने यहाँ पर रेट 5000 पर ला दिया है तो फिर ठीक है 5000 में तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्थर लेकर जा सकती हो। शाओ उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है ये बुड्ढा तो बहुत ज्यादा अड़ियल है, इस वक्त तो मेरा पूरा दिल चाह रहा है कि मैं इस बुड्ढे को मार डालूं। शाओ से कहता है लेकिन हम लोग पिछली कितनी देर से यहाँ पर इसी बारे में तो बहस कर रहे थे। मैं 10,000 से रेट को 5000 पे लेके आया हूँ ताकि 5000 में सारे पत्थर लेकर जा सकूं, लेकिन तो अब तुम कह रहे हो कि तुम 5000 में सिर्फ एक ही पत्थर दोगे। बुड्ढा मास्टर से कहता है जरा खुद ही सोच कर देखो, पहले मैं तुम्हें 10,000 में सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर दे रहा था या 5 दे रहा था, तुमने प्राइस को 5000 पे ले आए हो तो 5000 में तुम्हें सिर्फ एक ही मिलेगा। अगर तुम 10,000 देती हो तो फिर से वही ऑफर है 10,000 दो और 5 के 5 पत्थर ले जाओ। हमारा शाओ कहता है चल ठीक है मेरे पास और बहस करने का टाइम नहीं है। वो उसे 5000 कॉइन्स देता है और साथ ही वहाँ से एक पत्थर उठा लेता है, जबकि बुड्ढा मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है अगली बार मुझसे शॉपिंग करने के लिए जरूर आना। तुम्हारा शाओ उस पत्थर को खरीद लेता है, उस पत्थर को उठाता है और अपने घर वापस आ जाता है। फी और क्लाउड्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। क्लाउड से कहता है ब्रो ये क्या, तुम इतना भारी पत्थर वापस करके उठा कर ले आए हो, तुम्हें इस पत्थर की क्या जरूरत है। फी उसे कहता है हाँ ब्रो मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ पर किसी मैजिक स्किल को मास्टर करने वाले हो या फिर कोई ऐसा स्किल है जिसमें भारी वजन उठाया जाएगा। शाओ उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा को मजाक उड़ा रहे हो, मैं कोई भी मैजिक स्किल मास्टर नहीं करने वाला। ये तो एक बड़ा सा पत्थर है। लिटिल मंकी को लगता है कि ये एक स्पिरिट स्टोन है, इसने मुझे कहा कि इसको खरीद लो और ये पूरे का पूरा 5000 का खरीद कर ला रहा हूँ। क्लाउड उसकी बात सुनने के बाद कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तो शक्ल से एक पत्थर दिखाई दे रहा है, फिर तुम इसे स्पिरिट स्टोन समझकर 5000 का खरीद कर ले आए हो। शाओ उनसे कहता है चलो छोड़ो इस पत्थर को, ये तो मंकी ने अपने लिए खरीदा है, तुझे मंकी के लिए रहने दो, मैं तुम्हारे लिए घास के तिनके लेकर आया हूँ। हम लोग उसको यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं, हम तीनों एक एक यूज करेंगे। इस स्पेशल ग्रास को यूज करते हुए हम लोग अपनी बॉडी की टफनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और साथ में हमारी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, इससे हमारी फाइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी। तो हम उसके पास से अपनी अपनी घास के तिनके ले लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा क्लाउड हमारे शाओ को बताता है ब्रो मैं जो तुम्हें एक न्यूज देना चाहता हूँ। हमें बताया कि हमारे जो डिप्टी डीन है जिनका नाम वीलू है वो मेरे मास्टर बन चुके हैं, मैं उनका डिसाइपल बन गया हूँ। फी चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा कैसे हो गया और ये कब हुआ, डीन तो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, वो तुम्हारे मास्टर कब से बन गए, ऐसा कैसे हुआ, अचानक से उन्होंने तुम्हें अपना डिसाइपल कैसे बना लिया। शाओ से कहता है तो मुझे भी लगता है कि तुमने शाओ पर किसी न किसी स्पेशल तरीके को यूज किया होगा या फिर उसे रिश्वत दी होगी तभी उसने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया है। और उनसे कहता है हाँ अगर सच्ची बात बताऊं तो मेरी फैमिली का फ्रेंड है, मैंने यहाँ पर ये फैसला इसीलिए किया क्योंकि तुम दोनों ही किसी न किसी पावरफुल मास्टर के डिसाइपल बन चुके हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा बढ़ गई है, तो मैंने यहाँ पर फैसला किया क्यों ना अपनी फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करते हुए टीम को कहूँ कि वो मुझे अपना डिसाइपल बना ले ताकि मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़े और हम तीनों एक साथ कल्टीवेट करके किंग बन सके। कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाऊंगा। वो दोनों भी इसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाती है। शाओ से कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने भी यहाँ पर अपने बारे में सोचा, लड़कियों के बारे में सोचना छोड़कर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी लड़कियां खुद ही तुम्हारे आसपास घुमा फिरे करेंगी। फिर भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ मुझे भी लगता है हम तीनों मिलकर स्कूल के इस बैच के सबसे पहले जॉन किंग बनेंगे। क्लाउड उनसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है, मैं भी बहुत ही जल्दी अब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी तुम्हारी तरह एक रूकी किंग बन सकूं और उसके बाद लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमे। फिर साथ ही वो तीनों फिर से यहाँ पर हंसना शुरू कर देती है और उसे कहते हैं तुम लड़कियों के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते, तुम तो वाकई में लड़कियों के बारे में बहुत बड़े दीवाने हो। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त दिखाते हैं कि वो उनकी अकबी अपने उस पत्थर के साथ लिपटा होता है, वो उसको बाइट करके उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा शाओ उस मंकी से कहता है पागल कहेंगे तुम इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते, अच्छा ठीक है इस पत्थर को अंदर लेकर चलते हैं, वहाँ पर जाकर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस पत्थर को तोड़ने में। शाओ उस पत्थर को उठाता है और लेकर अपने घर के अंदर आ जाता है। वो अंदर लाने के बाद अपनी तलवार उठाता है और अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स लगाता है जिससे वो उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ऐसे वो उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करता है। फिर साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है उस बंदे ने मुझे बेवकूफ बना दिया, 5000 पानी में चले गए, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है, इसके अंदर तो कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं है। साथ ही वो मंकी को उठाता है और गुस्से के साथ उसे झंझोड़ते हुए कहता है मंकी चलो जल्दी से मेरे 5000 गोल्ड कॉइन मुझे वापस दो, तुम्हारी वजह से मैंने इस पत्थर को खरीदा था। कि मंकी जल्दी से उसके हाथ से जंप करते हुए नीचे चला जाता है और उन पत्थरों के टुकड़ों में से एक पत्थर के टुकड़े को उठाता है और उसको वहाँ पर अपने हाथों से छीलना शुरू कर देता है। शाओ हैरान हो जाता है और कहता है ये मंकी कर क्या रहा है। वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर क्या मिला है, क्या इस पत्थर के अंदर कोई जान स्टोन है। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है मंकी उसके हाथ के ऊपर बाइट करने की कोशिश करता है, जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींचता है और कहता है तुम तो इस पत्थर को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो, तुम यहाँ पर अपने मालिक को मारने पर तुले हो, तुम इसका हाथ खा जाते और ऊपर से ये पत्थर तो
मैं खरीद कर लाया हूँ, इसके लिए 5000 मैंने वहाँ पर भरे और तुम मुझे देखने भी नहीं दे रहे कि वाकई में वहाँ पर कोई जान स्टोन है या नहीं। अगर इसके अंदर से कोई स्पिरिट स्टोन मिलता भी है तो वो वैसे भी मैं तुम्हें देने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया था। तो तुम्हारे जाओ के चेहरे पर रोशनी पड़ती है, क्योंकि उस पत्थर के टुकड़े के अंदर से जान स्टोन निकलता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। हमारा जाओ कहता है उस बुढ़े मास्टर ने बिल्कुल सच कहा था, इस पत्थर के अंदर से तो जान स्टोन निकल आया, इसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिट लाइट भी निकल रही है। जाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा जान स्टोन है, हमारे हाथ में एक स्पिरिट स्टोन लग गया है। अब मैं इन स्पिरिट स्टोन को छोटे टुकड़ों में तकसीम करूंगा, जिससे 20-30 टुकड़े बनाकर इसको मार्केट में जाकर बेचूंगा, जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हमारा जाओ यहीं पर यही सब कुछ सोच रहा होता है, उसी वक्त उसके सामने से क्रैक की आवाज आती है। वो सामने देखता है तो उसका मंकी उस पत्थर को खाना स्टार्ट कर देता है। वो उसके ऊपर एक बाइट लगाता है। हमारा जाओ चिल्लाकर कहता है बेवकूफ मंकी कहेंगे, ये तुमने क्या किया, तुमने तो इसको खाना शुरू कर दिया है। मंकी उस स्पिरिट स्टोन को खाना स्टार्ट करता है, उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और जाओ भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे स्पिरिट स्टोन को खाने के बाद हमारा मंकी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाला है। हमारा जाओ बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके हाथ में एक स्पिरिट स्टोन लग गया है। वो स्पिरिट स्टोन को काट कर उसके छोटे छोटे पीसेस करेगा, बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएगा। लेकिन उसका मंकी उस स्पिरिट स्टोन को खाना शुरू कर देता है। वो स्पिरिट स्टोन को बाइट बढ़ता है तो उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और साथ ही वो एनर्जी में कवर हो जाता है। हमारा जाओ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। मंकी जब स्पिरिट स्टोन को खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और साथ ही मंकी वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। उसी वक्त उसके घर के बाहर का भी सीन दिखाते हैं। उसके घर के बाहर एक असैसिन होता है जो कि छुप कर देख रहा होता है कि उसके ऊपर अटैक करके इसको मार सके। वो हमारे जाओ को मारने के लिए आया है। मंकी घर के अंदर ही खड़ा होकर अपना साइज बढ़ा लेता है। उसका साइज बड़ा होता है, साथ ही उसके सर के ऊपर उसकी डीमन कोर भी निकल आती है और मंकी वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। हमारा जाओ बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर वहीं पर पड़े हुए बाकी के सारे पत्थरों के टुकड़ों को भी इकट्ठा कर लेता है और कहता है मुझे लगता है कि जब तुम एक बड़े से मॉन्स्टर बन जाओगे तब तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। बड़े होने के बाद तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है कि तुम एक डीमन किंग बन जाओ। तो हमारा जाओ वहीं पर बैठा उन पत्थरों को इकट्ठा कर रहा होता है कि उसी वक्त वो असैसिन खिड़की के रास्ते से अंदर आता है। उसके हाथ में उसका नाइफ होता है। वो अपने नाइफ को लेकर चुनजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे जाओ के करीब पहुंचता है, जाओ पीछे की तरफ घूमता है। उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है। जाओ कहता अब तो मैं गया। इस वक्त उसकी छत टूटती है। छत के टूटने की वजह से ऊपर से बिजली गिरती है। एक इलेक्ट्रिक थंडरबोल्ट ऊपर गिरता है जो कि सीधा आकर उस असैसिन की बॉडी के ऊपर गिरता है और असैसिन को एक जबरदस्त झटका लगता है। वो जलकर वहीं पर मर जाता है और उस इलेक्ट्रिक बोल्ट के गिरने की वजह से हमारा जाओ भी पीछे की तरफ गिरता है। जाओ अपने मंकी की तरफ देखता है। उसका मंकी वहाँ पर सामने खड़ा एनर्जी को रिलीज कर रहा था और उसके पास जो डीमन कोर होती है वो वहाँ पर फॉर्म ले रही होती है। उसी वक्त वो थंडरबोल्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर गिरना स्टार्ट करते हैं। सारे थंडरबोल्ट्स उसके मंकी के ऊपर गिर रहे होते हैं। जाओ अपने मंकी की तरफ देखता है तो उसका बेचारा मंकी अब जो कि काफी बड़ा हो चुका है और ह्यूमन फॉर्म के करीब पहुंच चुका है, एक मंकी किंग बनने के करीब है। बॉडी के अंदर से जबरदस्त सोरा निकल रहा होता है, लेकिन वो थंडरबोल्ट्स उसके ऊपर गिरते हैं। बार बार उसके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरते हैं और उसकी डीमन कोर जो कि वहाँ पर फॉर्म ले रही होती है उसके अंदर क्रैक पड़ जाते हैं। ये देखकर मंकी किंग को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मुंह के अंदर से फायर बॉल्स निकालता है और उस इलेक्ट्रिक बोल्ट के साथ उनको टकराता है। आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स गिरती है जो कि सीधे मंकी के ऊपर गिर रहे होते हैं। मंकी भी अपने मुंह के अंदर से फायर बॉल निकालकर और थंडरबोल्ट्स के साथ उनको टकरा रहा होता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। ये बेचारा साथ ही बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी जो डीमन कोर होती है जो बन रही होती है वो वहाँ पर क्रैक होना स्टार्ट होती है। मंकी किंग उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन उस बेचारे की डीमन कोर वहीं पर टूट जाती है और वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो वो जो असैसिन आया था उसके ऊपर तो बिजली गिरती है, वो मर जाता है, जबकि हमारा जाओ भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके साथ उसका मंकी किंग अपने ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरने की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। इसी के साथ ही वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है क्योंकि आसमान के ऊपर थंडरबोल्ट्स थे उसकी वजह से बारिश होती है। वो वहाँ पर काफी सारी बारिश होती है और उसका पूरा घर भी टूट जाता है और वो तीनों मलबे के नीचे दब जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, अचानक से रात के वक्त यहाँ पर थंडरबोल्ट्स क्यों गिर रहे थे। अरे कहते हैं ये थंडरबोल्ट्स तो याओजुई के घर की तरफ गिर रहे थे, चलो वहाँ पर चल के देखते हैं। वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका पूरा घर ही टूट चुका है। वो लोग कहते हैं हमने वहाँ पर देखा, वहाँ पर उसके कोर्टयार्ड के ऊपर पूरे 6 थंडरबोल्ट्स गिरे थे। वो लोग कहते हैं क्लाउड और फी और इसके साथ जाओ वो तीनों उसी घर में रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन तीनों ने कोई बहुत ही बुरा काम किया है जिसकी वजह से गार्ड्स भी उनके बहुत ज्यादा नाराज हैं। इसी वजह से गार्ड ने उनके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिराए ताकि उनको मार सके। क्लाउड और फी चैंग वो दोनों उस वक्त उस घर में नहीं थे, वो दोनों बाहर होते हैं। वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं ये दोनों तो यहाँ पर हैं। यंग मास्टर ची की तरफ भी दिखाते हैं। यंग मास्टर ची एक छत के ऊपर खड़ा होता है, कहता है ये कमीना लगता है जहाँ पर फिर से बच गया। तो हमारे थर्ड प्रिंस के पास भी ये न्यूज आती है। थर्ड प्रिंस को भी बताया जाता है कि वहाँ पर थंडरबोल्ट्स गिरे हैं। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से यहाँ पर थंडरबोल्ट्स कैसे गिर सकते हैं। कहता है कि यहाँ पर किसी बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ने ये सब कुछ किया है। ऐसा तो हमेशा डीमन किंग की वजह से होता है। कोई डीमन किंग जब यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर 9 थंडरबोल्ट्स गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 थंडरबोल्ट्स गिरे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी एलियन रेस की वजह से हुआ है। वहाँ पर कोई एलियन बीस्ट होगा जो कि डीमन एम्पर बनने की कोशिश कर रहा होगा। साथ ही उसकी छत के ऊपर जो बंदा उसको न्यूज देने के लिए आया था वो वहाँ से गायब हो जाता है और थर्ड प्रिंस वहाँ पर सोच रहा होता है, लगता है कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। रात
रात के वक्त वो लोग उस घर को सर्च नहीं कर पाते और सुबह के वक्त वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे पहले कैल्डर उस घर के बाहर पहुँचते हैं और कहते हैं यहाँ पर इस घर के ऊपर 6 थंडरबोल्ट्स गिरे थे। ये बात तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। मिस सीटू भी वहाँ पर आती है, वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो भागती हुई आगे मलबे की तरफ जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जाओशुई यहीं पर है, क्या वो इस मलबे के नीचे दबकर मर गया। ये एल्डर जो यहाँ पर पहले आए थे वो वाइस डीन होते हैं, यानी वाइस प्रिंसिपल होते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि मास्टर सीटू के ग्रैंडपा भी हैं। वो वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं एल्डर लू तुम्हें इस बारे में क्या लगता है यहाँ पर क्या हुआ होगा। मास्टर लू कहते हैं मुझे लगता है कि ये थंडर स्टॉर्म यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए आए होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये किसकी मदद करने के लिए आए थे, क्या किसी इंसान की या फिर किसी डीमन की। मिस सीटू भागती हुई आगे जाती है और जाकर उस मलबे को हटा रही होती है ताकि उस मलबे के नीचे से जाओ को निकाल सके। मास्टर लू कहते हैं शुक्र है कि मैंने उस लड़के को अपना डिसाइपल नहीं चूज किया था, अगर मैं उस लड़के को अपना डिसाइपल चूज कर लेता तो वो इतनी जल्दी मरने वाला था, मैं भी शायद उसके साथ यहाँ पर होता तो मैं भी मारा जाता। प्रिंसिपल कहते हैं वो लड़का वाकई में रूकी किंग था और फ्यूचर में एक जॉन किंग बन सकता था, लेकिन अफसोस वो जल्दी मारा गया। क्लाउड और फी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और फी जब वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो दोनों भी आकर मलबे को हटाना शुरू करते हैं। वो लोग वहाँ पर से मलबा हटा रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा ब्रदर यहाँ पर मर नहीं सकता, से हमारे घर के ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरने की वजह से हमारा जाओशुई नीचे दब गया है पर वो मर नहीं सकता। वो लोग वहाँ पर से मलबा हटा रही होती हैं। क्या फ्यू से कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारा ब्रो बिल्कुल ठीक होगा, चलो जल्दी से मलबा हटाओ। तो वो दोनों वहाँ पर से मलबा हटा रही होती हैं जबकि वो एल्डर्स कह रही होती हैं तो वो ये करने की जरूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पर मलबे के नीचे है तो अब तक तो मर चुका होगा, हटाने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त फी चिल्लाकर उनसे कहता है यहाँ पर आओ, मुझे एक डेड बॉडी मिली है। तो क्लाउड से कहता है क्या तुम्हें वहाँ पर बॉडी मिली है। वो लोग गलती से भागते हुए वहाँ पर जाते हैं। मिस सीटू वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। वो सभी लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उस असैसिन की बॉडी उन्हें मिलती है जो कि थंडरबोल्ट्स गिरने की वजह से बहुत ज्यादा जल चुकी होती है, जहाँ तक कि उसकी पहचान भी नहीं की जा सकती। वो लोग उसे देखकर ही रोना शुरू कर देते हैं। क्लाउड और फी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि हमारे ब्रो के ऊपर लाइटनिंग गिरी होगी, लाइटनिंग के गिरने की वजह से वो जल गया, इसकी तो पहचान भी नहीं हो पा रही। वो दोनों वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। जब सीटू भी वहीं पर बैठकर रो रही होती है, सभी लोग उस बॉडी को घेर कर वहाँ पर खड़े होते हैं और उस बॉडी की तरफ ही देख रहे होते हैं कि उसी वक्त हमारा जाओ पीछे से मलबे से बाहर निकलता है और पीछे से निकलकर वो हमारे क्लाउड के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। जैसे वो क्लाउड के कंधे पे हाथ रखता है, क्लाउड पीछे की तरफ देखता है और एक जोरदार चीख मारता है और कहता है जाओशुई का भूत आ गया। जाओ से कहता है बेवकूफ तुम लोग यहाँ पर मेरा नाम लेकर क्यों रो रहे हो, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। फिर पीछे की तरफ घूमता और कहता है जाओ क्या तुम जिंदा हो। वो उनसे कहता हाँ क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं जिंदा हूँ, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त टीचर सीटू सबसे पहले भागती हुई आती है और हमारे जाओ के साथ आकर चिपक जाती है। वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। हमारा जाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो क्लाउड से कहता है अगर तुम यहाँ पर मरे नहीं हो तो फिर ये कौन है, ये किसकी डेड बॉडी है जो जहाँ पर ठंडर से मर गया। हमारा जाओ से कहता है रात के वक्त ये बंदा मुझे मारने के लिए आया था, इसने तो मुझे तकरीबन मार ही दिया था। उसी वक्त आसमान से थंडरबोल्ट इसके ऊपर गिरा और ये लड़का यहीं पर लाइटनिंग से हिट होकर मर गया। टीचर सीटू कहती है किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की, उसने यहाँ पर असैसिन्स भेजे, मैं इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करवाऊंगी, मैं भी देखती हूँ कि कौन है यहाँ पर ऐसा जिसने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की है। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और सीटू से कहते हैं मिस सीटू तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो ये बंदा हमारे स्कूल का है जिसने भी यहाँ पर इस बंदे को भेजा था, हम लोग उसको ढूंढ लेंगे और उसको सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। फिर साथ ही ग्रेट एल्डर उसे कह दिया लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इस बंदे को यहाँ पर किसने भेजा था, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम दोनों कब तक एक दूसरे के साथ इसी तरह चिपक कर रहने वाले हो। सीटू भी ये बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और जल्दी से पीछे हट जाती है और कहती है मैं तो बस कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। सीटू कहती है हमें उस बंदे को ढूंढना ही होगा, ऐसा कौन है जो कि हमारे स्कूल के एक जीनियस लड़के को मारना चाहता है, वरना हमारे स्कूल में एडमिशन कौन लेगा कि यहाँ पर अगर कोई जीनियस है तो उसे मार दिया जाता है। तो तुम्हारे जाओ से कहता है ब्रदर क्या तुमने कोई नया मैजिक स्किल सीखा है, लगता है कोई मार्शल आर्ट सीखी है जिससे तुम किसी दुश्मन के ऊपर थंडरबोल्ट्स गिरा सकते हो, तुमने इसके ऊपर थंडरबोल्ट्स गिराकर इसको मारा है। जाओ से कहता है नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अपने आप ही आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स उसके ऊपर गिरे और जो मर गया। साथ ही माना जाओ से कहता है क्या तुम दोनों यहाँ पर मेरी हेल्प करोगे, मलबे के नीचे से मुझे अपने मंकी को भी ढूंढना है, वो भी यहीं पर कहीं मलबे के नीचे ही होगा, चलो जल्दी करो और उसे ढूंढो। उसी वक्त वीर से कहता है ब्रदर यहाँ पर आओ, तुम्हारा मंकी यहाँ पर है। शाओ जब उसे वहाँ पर जाकर देखता है तो मंकी वहाँ पर बड़ी आराम से सो रहा होता है। हमारा शाओ कहता है चलो शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ से बचा लेने के बाद और उस बंदे की डेड बॉडी उठाने के बाद वो सभी एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं और ये तीनों यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। उसके बाद हमारा शाओ अपनी जेब में हाथ डालता है और स्पिरिट स्टोन को निकालता और कहता हाँ मैं ये तो बात भूल ही गया था, ये वो स्पिरिट स्टोन है जब मैंने 5000 में खरीदा था, उस बड़े से पत्थर के अंदर से ये स्पिरिट स्टोन निकला है। बड़े आदमी ने बिल्कुल सच कहा था, उसके पत्थर के अंदर ये स्पिरिट स्टोन था। शाओ उन दोनों से कहता है तुझे वाकई में काफी बड़ा स्पिरिट स्टोन है, एक बार मैं इसके टुकड़े काट लूं उसके बाद हम तीनों इसे आपस में बांटेंगे। जैसे वो स्पिरिट स्टोन को निकालता है मंकी जो कि वहाँ पर बड़े आराम से सो रहा होता है वो जल्दी से उठ जाता है और बड़ी स्पीड से जंप करता हुआ हमारे जाओ के हाथ से उसका पत्थर छीन लेता है और उस पत्थर को छीन कर साइड के ऊपर बैठ जाता है और पत्थर को लेकर वहाँ पर उसके साथ लाड करना शुरू कर देता है जैसे कि उसे पत्थर बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्लाउड और जाओ इसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि इस मंकी को ये पत्थर कुछ ज्यादा ही प्यारा
है अच्छा ठीक है, इसे इसके पास ही रहने दो। क्लाउड उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा मंकी इस पत्थर को हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता, ये वाला स्पिरिट स्टोन उसके लिए तुमने खरीदा था, भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा है, इसको उसके लिए रहने दो। भी उसे कहता है हाँ ये जान स्टोन बहुत ज्यादा कीमती है, और जान स्टोन तुम्हें पता है ना कितने ज्यादा महंगे होते हैं, ये इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है। जान मके जान किंग भी किसी के साथ इसको शेयर नहीं करेगा, तुम इसको हमारे साथ शेयर मत करो। हमारा जान उनसे कहता है मुझे पता है कि ये स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा रेयर है, इसी वजह से तुम्हें तुम्हारे साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग भी मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्तों के पास वही चीज होगी जो मेरे पास होगी। हम लोगों ने एक कसम खाई थी कि हम तीनों एक दूसरे के भाई हैं, और जो एक भाई के पास हो वो दूसरे के पास भी होना चाहिए। वो दोनों इसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती हैं और कहते हैं तुम तो वाकई में हमारे भाई हो। लेकिन मंकी इनको इतनी आसानी के साथ ये वाला स्टोन तो नहीं देने वाला। तो नेक्स्ट सीन यंग मास्टर ची का दिखाया जाता है। यंग मास्टर ची अपनी नौकरानी से कहता है मुझे ये बताओ वो बंदा जिसको हमने भेजा था कहीं उसको पकड़ा तो नहीं जा सकता। लड़की उनसे कहती है नहीं मास्टर, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे से गाँव से यहाँ पर आया और हमेशा अकेला रहता था, उसके दोस्त भी नहीं थे। मैंने इसीलिए उसको चूज किया था, उसे पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से वो उसे मारने के लिए वहाँ पर चला गया और हमारे लिए ये काम किया उसने। लेकिन अब जबकि वो मर गया है कोई भी उसके बारे में सुराग नहीं लगा पाएगा। तो यंग मास्टर ची कहता है अच्छा ठीक है, फिर इस मसले को यहीं पर खत्म करते हैं। इस दिन के बाद जाओ शुई नो डीमन अबिस में जाने वाला है। होपलेस डीमन अबिस में जाने के बाद हम लोग इसे वहीं पर मारेंगे। आपके लिए फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो। वो कहती है ठीक है मास्टर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शुरुआत में हमें लॉन्ग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हमारा जाओ शुई अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस आता है, अपनी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए वापस आता है। तो दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स खड़ी होती है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है यंग मास्टर आपका बहुत बहुत वेलकम, आप वापस आ गए। हमारा शाह उन सभी को देखकर हेलो बोलता है, फिर अंदर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है तो उसकी मॉम भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी वाइफ मून सामने खड़ी होती है और उसके अंकल भी व्हील चेयर के ऊपर बैठे होते हैं। हमारा शाह उन सभी को वहाँ पर आकर ग्रीट करता है। अंकल उसे कहते हैं तो रॉयल स्कूल में गए थे, रॉयल स्कूल से तो बाहर नहीं आने देते, फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम वापस क्यों आए हो? शाह कहता है मैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ को देखने के लिए आया हूँ, मैं मून को विजिट करने के लिए आया हूँ। तो मून वहाँ पर मुंह बनाते हुए कहती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो, मुझे तो लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भूल चुके हो। शाह जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है नहीं मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं भूला, जरा देखो तो सही, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई, तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। इसी के साथ ही मून वहाँ पर अपना गुस्सा छोड़ देती है और उसके साथ बातें करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, तुम वापस क्यों नहीं आए, तुम क्या स्कूल में कैसा खा रहे हो, तुम क्या अच्छे खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, मुझे ये बताओ कि क्या स्कूल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या वहाँ पर तुम्हारे कोई नए दोस्त बने? वो इस तरह के बहुत सारे उससे सवाल पूछती है। मून और अपनी मदर के साथ ढेर सारी बातें करने के बाद उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। फिर साथ ही वो अंकल के साथ बात करता है। अंकल उसे कहते हैं चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो, किसी खास वजह से यहाँ पर आए होगे? शाह उनसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल किस्म की जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं अपने मंकी के लिए वो जड़ी बूटियां लाया हूँ। मंकी भी उसकी पेट के पीछे से बाहर निकलता है। अंकल ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ये क्या बकवास है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बंदर के लिए अकेडमी को छोड़कर घर वापस आ गए जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए, क्या तुम्हें लगता है कि इस बंदर के लिए जड़ी बूटियां ढूंढना ये बहुत ही जरूरी काम है? चलो जल्दी से अपनी रॉयल अकेडमी में वापस चले जाओ, इसके लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी की जॉन किंग लेवल तक पहुंच जाओ। एक किंग बनने के बाद तुम हमारी लॉन्ग फैमिली का नाम रोशन करोगे, इसी वजह से बंदर का पीछा छोड़ दो। शाह उनसे कहता है अंकल आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं, आप कुछ ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, जरा शांत हो जाए, मेरी बात सुने। ये बंदर बहुत ज्यादा स्पेशल बंदर है, इसके पास जो ब्लड लाइन है वो डीमन एम्परर की ब्लड लाइन है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी एक डीमन एम्परर बनने वाला है। वो भी ये बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होती है और कहते हैं क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो कि ये बंदा डीमन एम्परर की ब्लड लाइन से है? शाह उनसे कहता है हाँ मैं वाकई में सच कह रहा हूँ। लास्ट नाइट वो आपको पता नहीं होगा क्या हुआ था। लास्ट नाइट इसने एक स्पिरिट स्टोन को खा लिया था, उसको खाने के बाद इसके डीमन कोर वहाँ पर फॉर्म ले रही थी। इसने फोर्सफुली अपने आप को डीमन एम्परर में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आसमान के ऊपर से इसके ऊपर बिजली गिरी थी, इसके ऊपर पूरे 6 थंडरबोल्ट्स गिरे थे, जिसकी वजह से इसको सजा मिली थी। तो अंकल उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जाओ जाकर अपने ग्रैंडपा को इस बारे में बताओ, मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा इस बारे में काफी कुछ कर सकते हैं, वो इस मंकी के बारे में कुछ करेंगे। फिर साथ ही वो कहते हैं नहीं मंकी नहीं बल्कि ये मंकी किंग की ब्लड लाइन से है, तो इसी वजह से हम इसे मंकी किंग ही कहेंगे। जबकि वो मंकी भी वहाँ पर उसके कंधे के ऊपर बैठा अपनी नाक में उंगली दे रहा होता है। उसी वक्त ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं जाओ तुम वहाँ पर वापस क्यों आए हो? तुम्हारा जाओ उनको सारी बात बताता है। तो उसके ग्रैंडपा उसकी बात सुनने की बात कहते हैं मैंने पहली बार तुम्हारे इस बंदर को देखा था तब मुझे भी ये काफी ज्यादा अजीब लगा था, मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ ये 6 कान वाला एक मकाओ है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत शक तो था कि इसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी से अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेगा। तुम वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें ये बंदर मिल गया, ये बंदर बहुत ज्यादा स्पेशल है और फ्यूचर में ये एक डीमन एम्परर बन सकता है। साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, अगर तुम्हारी रॉयल अकेडमी में वहाँ के एल्डर्स को इस बारे में पता चल गया कि ये एक डीमन एम्परर बन सकता है तो वो लोग तुमसे तुम्हारे बंदर को छीन लेंगे। शाह ये बात सुनने के बाद कहता है नहीं मैं अपना बंदर किसी को भी नहीं दूंगा। वो उसे कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी डायनेस्टी के एम्परर को भी इस बारे में पता चल जाए कि तुम्हारे पास एक बंदर है जो कि डीमन एम्परर बन सकता है तो वो तुमसे इसको छीन लेंगे, क्योंकि एक डीमन एम्परर पूरे डायनेस्टी की रक्षा कर सकता है। इसी वजह से कोई भी एक डीमन एम्परर को अपना पालतू पेट बनाना चाहेगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इस अकेडमी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उनसे कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अंकल को उनके रूम में वापस छोड़ आता हूँ। अपने अंकल को लेकर उनके रूम में वापस आता है, फिर साथ ही उनसे कहता है अंकल बहुत ही जल्दी मैं 9 डीमन अबिस में जाने वाला हूँ। मैं होपलेस डीमन अबिस में जाने के बाद कुछ स्पेशल जड़ी बूटियां ढूंढूंगा। आपके इलाज के लिए मुझे जिन जड़ी बूटियों की जरूरत है वो सारी की सारी जड़ी बूटियां मुझे होपलेस डीमन अबिस में मिल जाएंगी। एक बार मुझे मिल जाए उसके बाद मैं वापस आऊंगा और आप फिर से अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। अंकल उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम अपनी कल्टीवेशन को कैसे आगे बढ़ाओगे। मैं नहीं चाहता कि फादर और तुम सभी लोग मेरे बारे में ज्यादा परेशान हो। तुम जाओ जाकर अपने मंकी किंग का ध्यान रखो, उसको अच्छे से कल्टीवेट करो, फिर से हमारी फैमिली राइज करेगी। टाउन से कहता है ठीक है अंकल आप यहाँ पर अपना ध्यान रखो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। के बाद हमारा जाओ फिर से अपने ग्रैंडपा के रूम में जाता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मैं यहाँ पर जैसी भी यहाँ पर इतनी बात करता है ग्रैंडपा से कहते हैं मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यहाँ पर मुझसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हो कि तुम यहाँ पर मिलिट्री की बॉक्सिंग टेक्निक को सीखना चाहते हो। तुमने उसके पहले 4 मूव्स को मास्टर किया हुआ है। मुझे पता है कि कमांडर ने तुम्हें उन 4 मूव्स को सिखा दिया था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाकी के सारे मूव्स भी सिखा दूं, यानी मैं तुम्हें इसका पूरा सेट दे दूं। वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लेकिन पहले मुझे चेक करना होगा कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो या नहीं। तो हमारा जाउन से कहता है लेकिन ग्रैंडपा आप मेरे साथ फाइट कैसे कर सकते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें बताकर तुमसे फाइट करेगा, क्या वो पहले तुमसे ये पूछेगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है। तुम्हें मुझसे ही फाइट करके इस बात को साबित करना होगा कि तुम इस लायक हो कि तुम इस बॉक्सिंग टेक्निक को सीख सकते हो। और वैसे भी अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो तो ये बहुत बड़ी भूल है। तुम यहाँ पर मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते, चलो जल्दी से आ जाओ। जाउन से कहता है ठीक है भी ग्रैंडपा, और वो अपनी पंच में पावर रिलीज करते हुए ग्रैंडपा को एक जबरदस्त पंच मारता है, जबकि ग्रैंडपा वहीं पर बैठे बैठे अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उनके इर्द गिर्द एक बैरियर बन जाता है। हमारे जाओ का पंच तो उनके करीब भी नहीं पहुंच पाता। फिर साथ ही हमारा जाओ वहाँ पर जबरदस्त पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो ग्रैंडपा के बैरियर के ऊपर बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। ग्रैंडपा वहीं पर सिर्फ एक चीख मारते हैं और उनका बैरियर फटता है, जिससे हमारा जाओ पीछे जाकर गिरता है और दीवार के साथ जाकर पटकता है। तो जाओ ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। किसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें चेक कर लिया है, मैं कमांडर से इस बारे में बात करूंगा, तुम उसके पास चले जाना, वो तुम्हें बाकी के सारे स्टेप्स को भी सिखा देगा। मैंने यहाँ पर तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को चेक कर लिया, तुम वाकई में मिलिट्री की बॉक्सिंग टेक्निक सीखने के लायक हो। जाओ ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ग्रैंडपा आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं अगर तुम कोई और आम से इंसान होते तो मैं कभी भी तुम्हें ये वाली टेक्निक नहीं सिखाता, क्योंकि ये रूल है कि ये वाली टेक्निक सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के सोल्जर्स को ही सिखाई जाती है। क्योंकि तुम हमारी फैमिली के दामाद हो और तुमने अपना रास्ता चूज किया है तो तुम्हारा अपना फ्यूचर है, इसलिए तुम इस टेक्निक को सीख सकते हो। अब जल्दी से वापस अपने स्कूल में चले जाओ, तुम जहाँ जनरल लेवल तक पहुंच जाओगे वापस आ जाना, और यहाँ पर आने के बाद मैं कमांडर से बात करूंगा, वो तुम्हें बाकी के सारे स्किल सिखा देगा। जहाँ उनको गुड बाय बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो हमारे ग्रैंडपा वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इस टेक्निक को मेरे बेटे लॉन्ग ने बनाया था। उसने जब इस टेक्निक को बनाया था और इसको लिखा था, उसने साथ में एक रूल लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री को ज्वाइन करने वाले जवान ही इसको मास्टर कर सकते हैं। इस टेक्निक को यूज करते हुए अपनी होमलैंड, अपनी डायनेस्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। मैंने यहाँ पर एक एक्सेप्शन कर दिया, मैंने इसके दामाद को भी ये वाली टेक्निक सिखा दी जो कि मिलिट्री का हिस्सा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये लड़का मिलिट्री में जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वो इस वाली मिलिट्री टेक्निक को सीखे। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमारा जाओ सीधा नैन किलिंग फैमिली में जाता है, जाकर अपने मोटू दोस्त से मिलता है। वो उसे कहता है मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, तुम्हें पता है ना कि हमारी आपस में एक डील हुई थी, तुम्हें हमें 30% पैसे देने होंगे, तुम अपनी कमाई का 30% हमें देने वाले थे, तो मुझे उस 30% के बदले में तुम्हारे पास से कुछ स्पेशल जड़ी बूटियां चाहिए, क्या तुम मुझे वो स्पेशल जड़ी बूटियां लाकर दे सकते हो। मोटू से कहता हाँ बॉस क्यों नहीं, मैं तुम्हें जड़ी बूटियां लाकर दे सकता हूँ, पैसों के बदले में तुम्हें जड़ी बूटियां तो दी जा सकती है, लेकिन हमारे पास वो वाली जड़ी बूटियां नहीं है जो तुम चाहते हो। हमारे पास स्पेशल जड़ी बूटियां बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास आम से जड़ी बूटियां वो हम तुम्हें दे सकते हैं। अगर तुम्हें सारी की सारी जड़ी बूटियां दे देंगे तो फिर तो हमारी स्टोरी क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पीछे से स्टॉक नहीं है। और शाओ से कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी छोटी बहन केट नैन किलिंग को समझा देना, उसे कहना कि वो दोबारा मुझे तंग मत करे, क्योंकि वो वहाँ पर मेरे पीछे पड़ी रहती है। अगर उसने दोबारा मुझे तंग किया तो फिर मैं उसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हमेशा याद रखेगी। और उसे कहता है ठीक है बॉस, मैं उसको भी समझा दूंगा। हमारा जाओ कहता है तो फिर ठीक है, आप जाओ जाकर अपने काम पर लगो। चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने 30% के बदले में कुछ अच्छी जड़ी बूटियां ला कर दो। अब मुझे डीमन ब्लड भी चाहिए, कुछ अच्छा सा डीमन ब्लड लेकर आना जो कि काफी ज्यादा स्पेशल हो। कल सुबह मुझे स्कूल भी जाना है, स्कूल जाने से पहले मुझे ये चीजें चाहिए। हमारा जाओ वहाँ पर अपनी बातें खत्म करने के बाद अपनी मास्टर सीटू के पास वापस आता है। वो अपनी मास्टर सीटू का दरवाजा खोलता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है मास्टर मैं वापस आ गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसी वक्त सामने से उसके मुंह पर एक पैर पड़ता है, उसे किक पड़ती है। हमारा शाओ अपने हाथों को सामने करते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे से बाहर लुढ़क आता है। सामने सीटू लियांग होती है जो कि हमारी सीटू चिंग की छोटी बहन है। सीटू लियांग को शायद इसके बारे में नहीं पता। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे घर में इस तरह घुसने की। हमारा जाओ से कहता है लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। यहाँ पर अपनी मेंटोर अपनी मास्टर सीटू को मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मास्टर से मिलने आया उसी वजह से मैं आज यहीं पर रुकने वाला हूँ। सीटू लियांग उसे कहती है तुम्हें लगता है कि तुम रात को यहाँ पर रुक सकते हो, मेरी बहन इस तरह की इंसान नहीं है, वो तुम्हें यहाँ पर क्यों रुकने
देगी। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हो और मेरी बहन को बसाने की कोशिश कर रहे हो। फिर साथ ही उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तो तुम्हारे यहाँ पर इस घर में जबरदस्ती घुसने पर आओ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो उसके ऊपर अटैक करती है। चाहो उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। उसे कहता है सिस्टर जी तुम कर क्या रही हो, क्या तुम सीरियस हो? वो उसे कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। फिर से वो अपनी पाँव को ऊपर की तरफ उठाती है और ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त किक मारती है। फिर से जंप करते हुए जल्दी से साइड पर हटता है और कहता है तुम तो वाकई में यहाँ पर सीरियसली मुझे मारने पर तुली हो। तुम्हारा जाओ भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकती तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी मास्टर की बहन हो तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सबक तो सिखाना पड़ेगा। सीटू लियान उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर एरोगेंटली बिहेव कर सकती हो? मुझे पता है कि तुमने 2 सीनियर्स को हराया है, लेकिन 2 सीनियर्स को हराने से ये बात साबित नहीं होती कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हमारे जाओ की पावर्स वाकई में उससे ज्यादा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारे जाओ ने उसको पकड़ लिया होता है। जाओ उसके हाथ बांधने के बाद उसे अपनी गोद में लेकर बैठा होता है और साथ ही उसकी तशरीफ के ऊपर थप्पड़ मार रहा होता है और उसे कहता है चलो अब बताओ क्या तुम मुझे यहाँ पर हराओगी? उसने कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर सबक सिखाने वाली हो, अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे सबक सिखाओगी? अब क्या सीटू लियान भी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और साथ ही उसे कह रही होती है नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है मुझे जाने दो। जाओ लियान के साथ फाइट कर रहा होता है। सीटू लियान उसके साथ फाइट करने के लिए जब आगे बढ़ती है तो हमारा जाओ उसके ऊपर भारी पड़ता है। वो उसे वहीं पर अपनी गोद में बिठा लेता है, साथ ही उसकी तशरीफ के ऊपर थप्पड़ मार रहा होता है और उसे कहता है ये बताओ कि क्या तुम दोबारा मेरे पर अटैक करोगी? लियान शर्माते हुए उसे कहती है नहीं नहीं मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं दोबारा तुम्हारे पर अटैक नहीं करूंगी। उसे कहता है तो फिर ठीक है तुम्हें वादा ही करना होगा कि तुम दोबारा अटैक नहीं करोगी, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अगर तुम्हें यहाँ पर सबक मिल गया हो। हमारा जाओ उसको छोड़ देता है और साथ उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम पहले यहाँ पर मुझसे माफी मांग लेती और मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। जाओ दूसरी तरफ खड़ा होता है और हंस रहा होता है, जबकि उसी वक्त सीटू लियान पीछे से फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा जाओ पीछे की तरफ घूमता है और उसे आते हुए देख लेता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। सीटू लियान जल्दी से आगे बढ़ती है और उसके दोनों बाजू पकड़ती है और उसे नीचे गिरा लेती है, जबकि वो खुद उसके ऊपर बैठ जाती है। जाओ उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पर अटैक नहीं करोगी। वो उसे कहती है हमारे जैसे एक बेशरम इंसान के लिए मुझे यहाँ पर अपने अल्फाज के ऊपर पूरा उतरने की जरूरत नहीं है। तो उसने हमारे जाओ के दोनों हाथों को पकड़ा होता है। हमारा जाओ वहीं से अपने हाथों को घुमाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। अब वो अपने ऊपर से उसे उठने नहीं दे रहा होता है। वहाँ से तो सीटू लियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। असल में वो एक बहुत ही बुरी पोजीशन के ऊपर बैठी होती है। जब उसे समझ आती है कि वो किस जगह के ऊपर बैठी है और किस चीज के ऊपर बैठी है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ना जाओ उसके हाथों को पकड़कर वहाँ पर बैठा होता है। जैसे वो उसके हाथों को पकड़ता है सीटू लियान चिल्लाकर उसे कहती है मुझे छोड़ो। वो उसे बार बार कह रही होती है मुझे छोड़ो, और साथ ही वो कभी इस साइड के ऊपर होती है कभी उस साइड के ऊपर होती है। जब वो उसके ऊपर बैठकर हरकत करती है तो उस बेचारे का चूजा नीचे मसला जा रहा होता है। इसकी वजह से हमारे जाओ का चेहरा भी पूरा लाल हो जाता है। वो उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हिल रही हो। कि वो भी वहाँ पर उसकी बात नहीं सुनती और बार बार कभी लेफ्ट साइड पर होती है कभी राइट साइड के ऊपर होती है, जिसकी वजह से हमारे जाओ का बेचारा चूजा वहाँ पर मसले जा रहा होता है। जबकि हमारा जाओ से कहता है बस करो वरना टूट जाएगा। और यहीं पर हमारी एक मशरूम गर्ल को भी दिखाते हैं, एक छोटी सी मशरूम गर्ल जो कि अपने पीछे एक बास्केट को लेकर मशरूम चुनने के लिए जा रही होती है। वहीं पर उसे एक मशरूम दिखाई देती है। वो आगे बढ़ती है और उस मशरूम को उखाड़कर अपनी बास्केट में रख लेती है। फिर साथ ही उसे एक और मशरूम दिखाई देती है। वहाँ पर एक और मशरूम होती है, वो उसको भी उठा लेती है। फिर साथ ही उसे वहाँ पर एक बड़ी मशरूम दिखाई देती है। उस मशरूम को उखाड़ने लगती है तो उसी वक्त वो मशरूम वहाँ से टूट जाती है। तो का मतलब ये था कि हमारे जाओ बेचारे का चूजा टूट गया है, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठकर जोर डाल रही होती है और साथ ही वो उसको मसल रही होती है। इसी वजह से बेचारे जाओ के मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है। जाओ से कहता है तुम बहुत ही कमीनी और घटिया हो। सीटू लियांग उसे कहती है अब तुम्हें समझ आई, तुमने मेरे हाथों को पकड़ा था, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा टॉर्चर करूंगी। ये अभी उसके ऊपर ही चढ़कर बैठी होती है कि उसी वक्त उसकी बहन वहाँ से निकलती है। सीटू चिंग वहाँ से निकलती है और उसे कहती है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, और साथ ही वो बहुत लश भी कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं। तो लियान भी अपनी बड़ी बहन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और शर्माते हुए उसे कहती है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि ये सब कुछ इस कमीने की गलती है, ये यहाँ पर कर रहा है। मैंने जाओ चिल्लाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, ये सब कुछ तुमने शुरू किया है। ये बात सुनते ही सीटू लियान और भी गुस्सा हो जाती है और साथ ही वो उसके ऊपर बैठे बैठे जंप करती है और फिर से उसके ऊपर जबरदस्त जोर लगाती है। तो जैसे वो उसके ऊपर जंप करती है हमारा जाओ वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है क्योंकि उस बेचारे के चूजे के ऊपर और भी ज्यादा जोर पड़ता है। इसकी वजह से हमारा जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जाओ कहता है ये ऐसे नहीं उठने वाली। हमारा जाओ अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपने चूजे के पास इकट्ठा करता है और फिर साथ ही वो नीचे से ऊपर की तरफ एक झटका लगाता है, जिसकी वजह से सीटू लियान ऊपर की तरफ उछलती है और उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। वो उछलती हुई दूर जाकर गिरती है। सीटू चिंग ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। फिर साथ ही वो गुस्सा भी हो जाती है। हमारे जाओ से कहती है जाओ ये क्या बकवास है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरी बहन के साथ ये सब कुछ कर क्या रहे थे। मैं जाओ अपने चूजे के ऊपर हाथ रखते हुए उसका खड़ा हो जाता है और उसे कहता है टीचर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ये तो तुम्हारी बहन है जो मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, यही मेरे ऊपर बैठी हुई थी। मैं यहाँ पर अंदर आ रहा था और इसने मेरे ऊपर अटैक किया और मुझे मारना
मारना चाहती थी। तो मास्टर C2 उसकी बॉडी के ऊपर जख्मों को देखती है, फिर साथ ही वो अपनी बहन की तरफ देखती है और उसे कहती है, लियान क्या ये सच कह रहा है? तो लियान वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए से कहती है, तुम्हें तो कभी मेरे ऊपर यकीन नहीं आता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने स्टूडेंट के ऊपर भरोसा है जबकि अपनी बहन पर नहीं। और साथ ही वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। मास्टर C2 से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वो कहता है, शुक्र है कि वो पागल लड़की जहाँ से चली गई, वरना उसने तो मेरा चूजा ही तोड़ दिया था। मास्टर C2 हमारे जाओ से कहती है, चलो बस भी करो, तुम भी उसी तरह के ही हो, तुम भी पागल हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट करो वरना तुम्हारा चूजा बिल्कुल खराब हो जाएगा। जाओ वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जब वो वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है तो उसे वो सारे के सारे सीन याद आ रहे होते हैं जो कि उसने वहाँ पर C2 लियान के साथ किए हैं। सारे सीन्स को याद करते हुए उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकलता है और इसी के साथ ही हमारा जाओ वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। मास्टर C2 उसको उठाती है और कहती है, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन उसे बिल्कुल भी होश नहीं होती। वो उसे उठाकर अपने साथ अपने घर आ जाती है। वो अपने घर आती है तो वहाँ पर उसके ग्रैंडपा होते हैं। वो अपने ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा आप कहाँ पर है? जल्दी से यहाँ पर आए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, आप क्या हो गया? तुम यहाँ पर हम क्या नया लेकर आई हो? मिस C2 उसे कहती है, ग्रैंडपा जरा जहाँ पर देखें इसको साथ क्या हुआ है, जाओ को क्या हो गया? वो उसे कहते हैं, अच्छा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे चेक करने दो। वो उसे चेक करते हैं और कहते हैं, ये अभी जिंदा है, ये अभी मरा नहीं है। अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसे वहाँ पर एक टेबल के ऊपर लेटा देती हैं। C2 उनसे कहती है, ग्रैंडपा मुझे बताएं कि इसके साथ क्या हुआ है? उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जिंदा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेहोश हो गया है, ये इस वक्त अनकॉन्शियस कल्टीवेशन स्टेट के अंदर चला गया है। C2 अपने ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा ये अनकॉन्शियस कल्टीवेशन स्टेज क्या होती है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं, कल्टीवेशन की एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर कल्टीवेटर अचानक से चला जाता है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। समझ लो ऐसे ही कि वो बेहोश हो चुका है लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है। इस कल्टीवेशन स्टेज से ना तो तुम्हारी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ती है लेकिन इससे एक फायदा जरूर होता है कि तुम्हारी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अगर इंसान का अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा हो तो वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लगता है कि ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेगा। बहुत ही कम कल्टीवेटर्स ऐसे होते हैं जो ट्रू कल्टीवेटर्स होते हैं, सिर्फ वही इस तरह की कल्टीवेशन स्टेज के अंदर जा सकती है। मिस C2 अपने ग्रैंडपा से कहती है, तो ग्रैंडपा ये कब उठेगा? ग्रैंडपा उसे कहते हैं, हाँ मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर उठने वाला है लेकिन इतनी जल्दी नहीं, लेकिन जब ये उठेगा तब ये मेरा डिसाइपल होगा। C2 अपने ग्रैंडपा से कहती है, लेकिन ग्रैंडपा ऐसा क्यों? तो मेरा डिसाइपल है तो फिर उठने के बाद ये आपका डिसाइपल क्यों बन जाएगा? उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तुम तो इस लड़के से सिर्फ और सिर्फ 2 साल बड़ी हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस डिसाइपल को रख सकती हो, तुम इसकी मास्टर की बजाय तुम इसकी सिस्टर की तरह ज्यादा लगती हो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर एक मास्टर डिसाइपल नहीं होना चाहिए। वैसे भी सभी लोगों को तो यही पता है कि मैं इसका मास्टर हूँ क्योंकि तुम्ही ने तो सभी लोगों को बताया था, बाकी के सभी एल्डर्स को तुम्ही ने ये बात बताई थी ना कि ये डीन का डिसाइपल बन चुका है, तुम्हारे ग्रैंडपा का डिसाइपल बन गया है। तो मिस C2 से कहती है, अच्छा ठीक है ग्रैंडपा, अब जबकि आप इसके मास्टर बनना चाहते हैं तो मास्टर तो इसकी मैं ही रहूंगी लेकिन आप इसके ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं, आप इसके ग्रैंड मास्टर बनकर इसको चीजें सिखा सकते हैं लेकिन मैं इसकी मास्टर रहूंगी। तो उसके ग्रैंडपा से कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स को ही अपने डिसाइपल्स का बेनिफिट मिलता है, इसका मतलब अगर मैं इसका ग्रैंड मास्टर बनूंगा तो फिर मुझे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, फिर भी मुझे यहाँ पर इस लड़के को पढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा जाओ वहीं पर अपनी एथीरियल स्टेज के अंदर होता है तो वो अपने कॉन्शियसनेस C के अंदर चला जाता है। वो अपने कॉन्शियस C के अंदर जाता है तो वो अपने आसपास देखता है, कहता है मैं कहाँ पर हूँ? अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। जाओ कहता है, लगता है कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस C के अंदर हूँ। फिर साथ ही हमारा जाओ आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जैसे वहाँ पर चलता है उसी वक्त उसके सामने एक बड़ी सी पानी की वेव आती है। वो कहता है, ये क्या? ये पानी की वेव तो मेरी तरफ ही आ रही है, लगता है मैं इसके अंदर डूब जाऊंगा। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पानी के अंदर गिर जाता है और वो वेव के अंदर आ जाता है। जाओ कहता है, ये वेव इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर थ्रू करने वाला हूँ, ये वेव का मतलब ये है कि ये मेरी जान एनर्जी है लेकिन इस सभी सारी की सारी वेव को कंडेंस करना होगा। अगर इसमें रिफाइन कर लिया तो मैं ब्रेक थ्रू करूंगा वरना मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। फायर ग्रैंडपा भी इस बात को महसूस कर लेती है और कहती है, लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर मुश्किल हो रही है। ग्रैंडपा मिस C2 से कहते हैं, हालांकि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास इस वक्त जान एनर्जी जितनी ज्यादा है उतनी जान एनर्जी के साथ ये काफी सारे लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर सकता है लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सारी एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पाएगा, मुझे यहाँ पर इसकी हेल्प करना पड़ेगी। और वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके माथे पर हाथ रखते हैं और अपनी कॉन्शियस स्पिरिट को उसकी बॉडी के अंदर भेज देते हैं। जाओ जो कि पानी के अंदर डूब रहा होता है उसी वक्त वहाँ पर उसे आवाज आती है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इस सारे पानी को सप्रेस करने की। साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसको सप्रेस करने में उसकी मदद करते हैं। हमारा जॉब भी उसकी मदद मिलने के बाद काफी खुश हो जाता है। एंड मास्टर साथ साथ उसकी मदद भी कर रही होती है। वो उसे कहते हैं, तुम्हें अब इस सारे के सारे जान C को एक साथ इकट्ठा करना होगा। तो जाओ उनसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। और साथ ही वो सारे पानी को कंडेंस करता है। उस सारे पानी को कंडेंस करने के बाद वो एक छोटा सा बॉल बना देता है। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, तुम्हारा जान C तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर तुम्हारा बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो जाओ उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा जाओ भी अपने कॉन्शियस C के अंदर से डिस्पियर हो जाता है और बाहर आ जाता है। जैसे वो बाहर आता है उसी वक्त उसे होश आ जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने मास्टर C2 और उसके ग्रैंड मास्टर होते हैं। मास्टर C2 उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, जाओ क्या तुम ठीक
ठीक हो। तो जाओ काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है। जबकि ग्रैंड मास्टर भी वहीं पर खड़े हंस रही होती है। फिर साथ ही वो सीटू को वहाँ से बाहर भेज देती है और उसे कहते हैं लड़के तुम यहीं पर रहो। जाओ उसे कहता है तो मास्टर आपने मुझे यहाँ पर क्यों रुकने का कहा, आप है कौन और आप क्यों यहाँ पर चाहते हैं कि मैं अकेला आपकी बात सुनूं। ग्रैंड बाउ से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आज के बाद से तुम मुझे अपना ग्रैंड मास्टर कहो। हमारा जाओ जी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रैंड मास्टर क्यों कहूंगा। ग्रैंड बाउ से कहते हैं मैंने तुम्हारी मास्टर सीटू चिंग को भी सिखाया है, मैं उसका मास्टर हूँ, तो इसका मतलब ये होगा मैं तुम्हारा ग्रैंड मास्टर हूँ। चलो जल्दी से आप मेरे सामने अपना सर झुकाओ। जाओ जब ये बात समझता है तो उसे काफी ज्यादा झटका लगता है। वो कहता है तो इसका मतलब यह है कि आप रॉयल मार्शल स्कूल के डीन है यानी आप प्रिंसिपल हैं। ग्रैंड बाउ से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, साथ ही मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में तुम्हारी मदद भी की थी, क्या तुम भूल गए हो। तो उसी वक्त हमारे जाओ को याद आता है कि उसके कॉन्शियस सी के अंदर कोई मास्टर आया था जिसने उसकी हेल्प की थी। वो कहता है तो इसका मतलब वो सीनियर आप थे जिसने वहाँ पर मेरी हेल्प की थी। मास्टर से कहते हैं हाँ वो मैं ही था, चलो अब जल्दी से वहाँ से मेरे लिए एक कप चाय कप डालकर लाओ। तो वो जल्दी से जाता है और जाकर एक कप चाय का डालकर उसके लिए ले आता है और साथ ही उसके सामने झुकते हुए नाउटाव भी करता है। ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, अब जबकि तुमने मेरे सामने अपना सर भी झुका दिया और मुझे चाय भी दे दी, इसका मतलब यह है कि आज के बाद से मैं तुम्हारा ग्रैंड मास्टर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। आज के बाद तुम यहीं पर रहकर कल्टीवेट कर सकते हो। हमारा जाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रॉयल अकेडमी के जो डीन होते हैं वो हमारे जाओ को अपना स्टूडेंट बना लेते हैं और उसके ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं और उससे कहते हैं तो यहीं पर रुककर ट्रेनिंग कर सकते हो। तो हमारा जाओ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एपिसोड की शुरुआत में हमारा जाओ उन्हीं के बैकयार्ड में वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तलवार को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तलवार को यूज करते हुए तुम्हें अपनी मोमेंटम और अपनी स्पिरिट दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, तब जाके तुम एक तलवार को अच्छे से यूज कर सकते हो। तलवार तुम्हारी बॉडी के साथ मूव करती है, जबकि तुम्हारी तलवार बॉडी के साथ मूव करने के साथ साथ तुम्हारा हार्ट भी इसमें शामिल होता है। अच्छा तलवारबाज वही होता है जिसकी बॉडी और जिसका दिल दोनों तलवार के साथ बिल्कुल एक हार्मोनी में हो, यानी कि वो सिंक्रोनाइजेशन में हो। तुम तलवार को ठीक से यूज कर पाओगे। तुम्हारा जाओ उनके एडवाइस को मानते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और सामने पड़े हुए एक बड़े से लकड़ी के तोते को काट देता है। तुम्हारा जाओ उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर आप बताएं कि मैंने कैसा किया, मैंने इस लकड़ी के पिलर को काट दिया। उसके मास्टर से कहते हैं हाँ तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो, कल के मुकाबले में आज तुमने अच्छा किया। तो ग्रैंड मास्टर हमारे जाओ से कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर बेसिक स्किल्स को सीखने के लिए दे रहा हूँ, कहीं तुम्हें इस बात से कोई कंप्लेन तो नहीं है। जाओ उनसे कहता है नहीं ग्रैंड मास्टर मुझे इस बात से कोई भी कंप्लेन नहीं है, हालांकि मुझे अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मैं इस वक्त वॉरियर स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। मुझे बेसिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि इससे पहले तो मेरे पास कल्टीवेशन थी ही नहीं, तो मुझे लगता है कि मुझे बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए, तभी मैं जल्दी से कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाऊंगा। मास्टर उसे कहते हैं बेसिक जान स्किल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, किसी भी डेडली मास्टर के जो स्किल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेडली होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास बेसिक स्किल्स नहीं है तो फिर तुम वहाँ पर आसानी से मारे जा सकते हो। मेरे इंटेंशंस के बारे में पता है तो अच्छी बात है कि तुम एक जीनियस डिसाइपल हो। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत ही अच्छी बॉडी है कि तुम जल्दी से ब्रेक थ्रू कर रहे हो और तुम वॉरियर लेवल तक पहुंच भी चुके हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन सारी बातों को याद रखूंगा। उसी वक्त मिस सीटू से पीछे से निकलती है और उसे कहती है तो तुम इसकी बातों को याद रखोगे लेकिन मेरी किसी भी बात को याद नहीं रखते। जाओ कहता है ओ माय गॉड तुम यहाँ पर कब आए, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। जाओ से कहता है अब मिस तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो मिस सीटू से कहती है मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आई हूँ, तुमने मेरी छोटी बहन सीटू लियान के साथ जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मुझे लगता है कि तुम्हें इस मसले को सुलझाने के लिए जाकर उससे माफी मांगना होगी, किसी वक्त जाकर उसे माफी मांग लेना। माना जाओ से कहता है कोई बात नहीं मिस, वो मेरी जूनियर सिस्टर, मैं जाकर उससे माफी मांग लूंगा। मिस सीटू से कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उसके बारे में इस तरह सोचते हो, मेरी बहन हमेशा से बहुत ज्यादा अड़ियल थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली और मूडी है, तुम्हें जाकर उससे माफी मांगना पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों में से एक स्टेप बैक करने को तैयार है। फिर साथ ही वो उसे कहती है हमारा कोर्टयार्ड जो कि टूट गया था लाइटनिंग के गिरने की वजह से उसको नया बना दिया गया है, जाकर तुम अपने नया घर देख सकते हो। हमारा जाओ कहता है हाँ मैं अभी जाता हूँ। अपने ग्रैंड मास्टर से कहता है ग्रैंड मास्टर क्या मैं जा सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो, काफी दिनों से यहाँ पर और तुम रॉयल अकेडमी में भी नहीं गए, मुझे लगता है कि अब तुम्हें वहाँ पर वापस जाना चाहिए और जाकर अपनी अकेडमी की क्लासेस को लेना चाहिए। उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। हमारा जाओ अपने नए घर में आता है, उसका जो घर टूट गया था वो उसको लिए नया बना दिया गया। वो वहाँ पर आता है और मंकी भी उसके साथ ही होता है, वो देने से देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो अपने घर को देख रहा होता है जबकि वहीं पर एक पेड़ के ऊपर सेब भी लगी होती है, तो मंकी उसे देखकर लाट टपका रहा होता है। हमारा जाओ से कहता है मंकी आज से ये हमारा नया घर है तो तुम्हें इसको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। हमारा जाओ अंदर आता है और अंदर आकर पूरे घर की सेटिंग्स करता है, पूरे घर में नया सामान लाकर रखता है और जो भी सामान उसने पहले फैला कर रखा हुआ था वो सारे का सारा अनबाउंड करता है। जाओ कहता है जबकि मैंने अपने घर को साफ कर दिया है तो फाइनली ये सारा काम खत्म हो गया है, तो चलो चल के सीटू लियान से मिलते हैं और उससे माफी मांगते हैं। एक सीन सीटू फैमिली के बाहर का दिखाया जाता है, वो सीटू लियान के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। हमारा जाओ कहता है पता नहीं मैं उससे कैसे माफी मांगूंगा, क्या वो मेरी माफी को एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं। ये यहीं पर बैठा होता है कि उसी वक्त सामने
से जंग मास्टर ची और उसके साथ सीटू लियान वो दोनों गप्पे लगाते हुए वहाँ पर आ रही होती है। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं, सीटू लियान हमारे जाओ को देखती है, वो वहीं पर रुक जाती है। हमारा जाओ उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है, देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालती है और कहती है, कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कहती है मेरे घर के बाहर आने की, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जाओ उसके अटैक को अवॉइड करते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर प्लीज शांत हो जाओ, तुम क्या कर रही हो, तुम कुछ ज्यादा ही रूड बन रही हो। जबकि वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है, मैं तुम्हें आज मार डालूंगी, लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था, इसी वजह से आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो अपनी तलवार के अटैक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, बहुत सारी स्लैशेस लगाती है और उनमें से काफी से स्लैशेस हमारी जाओ की बॉडी के ऊपर लगती है, जिससे उसकी बॉडी के ऊपर कट लगते हैं और उसका ब्लड बहना शुरू हो जाता है। जाओ से कहता है, मुझे यहाँ पर मजबूर मत करो, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर अटैक कर रही हो। सीटू लियान उसे कहती है, माफी मांगने का कोई भी फायदा नहीं है, जबकि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ और मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। जाओ उसे कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मारने वाली, तुमने तो कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी। और साथ ही अपने सिक्स से कहता है, सिक्स मेरी तलवार दो, और वो दूर से उसकी तलवार को उठाकर फेंक देता है। जाओ अपनी तलवार को कैच करता है और उसे कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मारने वाली। वो अपनी तलवार निकालता है और उसकी तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है। उसके साथ अपनी तलवार को टकराता है तो सीटू लियान के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। सीटू लियान भी इस बात से काफी हैरान हो जाती है और कहती है, तो कैसे हो सकता है। हमारा जाओ से कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर दोबारा अटैक किया तो फिर मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, तुमों के यहाँ पर मेरी बात को सुनी नहीं रही। जबकि जंग मास्टर ची वहाँ पर खड़ा होता है, वो उसे कहता है, जाओ बस करो, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। हमारा जाओ गुस्से के साथ जंग मास्टर ची से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, जब ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पर अटैक कर रही थी उस वक्त तुमने इसको नहीं रोका, जब मैं इसके ऊपर अटैक करने लगा हूँ तो तुम मुझे रोक रहे हो, तुम थोड़ी देर पहले ये सारी बातें नहीं कर सकते। तो जंग मास्टर ची आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुम्हें पता है कि यहाँ पर स्कूल के अंदर रूल है कि डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ ऐसे ही फाइट नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। जाओ फिर से चलाकर उसे कहता है, कहीं तुम पागल हो या फिर तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दिया तो लियान ने पहले मेरे पर अटैक किया था, उस वक्त तुमने क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर रुक जाओ, इस तरह तो यहाँ पर फाइट करना अलाउड नहीं है। यंग मास्टर ची उसके किसी भी बात को नहीं सुन रहा था। वो उसे कहता, अगर तुम दोनों में कोई गलतफहमी हो गई तो तुम दोनों को अपनी गलतफहमी को मिटा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपस में फाइट करना ये किसी भी बात का हाल नहीं है। सीटू लियान फिर से जाकर अपनी तलवार को उठा लेती है और कहती है, मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ क्लियर है, मुझे यहाँ पर इतना पता है कि मुझे इस लड़के को जाने नहीं देना, मैं इसको मारना चाहती हूँ और मैं इसको मार डालूंगी। हमारा शाओ जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर माफी मांगने का क्या फायदा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम जहाँ मर्जी जाओ, तुम बाहर में जाओ। जबकि जंग मास्टर ची हमारे जाओ को वहीं पर रोक लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए और इसके साथ जो भी मसला है उसको क्लियर करना चाहिए, वरना ये सभी लोगों को क्या लगेगा, तुम यहाँ पर लड़कियों को बुली कर रहे हो, यहाँ पर इस सब को क्लियर करके जाना होगा। हमारा जाओ से कहता है, तुम हो कौन और तुम्हें किसने हक दिया कि मेरे रास्ते में खड़ी होकर मुझे रोक सकते हो, यहाँ से दफा हो जाओ। जंग मास्टर ची से कहता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। जंग मास्टर ची फिर से पीछे की तरफ मुड़ता है, सीटू लियान से कहता है, हाँ मुझे पता है कि हमारी अकेडमी का रूल है कि यहाँ पर फेलो डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आज यहाँ पर एक एक्सेप्शन होने वाली है। वो अपने फैन को पीछे की तरफ घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक कर देता है। वो हमारे जाओ के ऊपर जब अटैक करता है तो हमारा जाओ भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। वो उसे कहता है, थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि यहाँ पर अटैक नहीं कर सकते, अब तुम मेरे पर अटैक कर रहे हो। जाओ उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। वो उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है। उसी वक्त सीटू लियान उसे कहती है, यंग मास्टर जी क्यों ना हम दोनों यहाँ पर मिलकर इसके ऊपर अटैक करें, हम दोनों मिलकर इसको मार डालते हैं। इसको मारने के बाद जो कुछ भी इल्जाम होगा वो सारे के सारे मैं अपने सर ले लूंगी। तो हमारा जाओ भी डीमन पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे मारना यहाँ पर आसान है, तुम दोनों मिलकर भी मुझे मार नहीं सकते। वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसी वक्त वहाँ पर सीटू चिंग आ जाती है। सीटू चिंग उनसे कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। मास्टर ची आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मिस सीटू प्लीज हमें माफ करना, इस लड़के ने हमें मजबूर किया था। मास्टर सीटू हमारे जाओ से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि इससे माफी मांगनी है, लेकिन तुम यहाँ पर आकर कर क्या रहे हो, तुम तो यहाँ पर आकर मुश्किल क्रिएट कर रहे हो। जाओ कहता है, टीचर मैंने यहाँ पर आकर इससे माफी मांगी थी, लेकिन इसने मेरी माफी को एक्सेप्ट नहीं किया और ये मुझे मारना चाहती है। सीटू लियान भी से कहती है, सिस्टर क्या तुम इस लड़की की साइड लेने वाली हो। तो सीटू चिंग उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर उसे एक अजीब सा रिएक्शन देती है। फिर साथ ही उसे कहती है, मैंने इसको वहाँ पर बुलाया था, अपने घर में इसको मैंने बुलाया था, लेकिन तुमने इसके ऊपर अटैक किया, तुम्हें गलत फहमी हुई थी, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इस लड़के को तुमसे माफी मांगने के लिए भेजा था। इसलिए यहाँ पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इसको माफ कर दो, इस मसले को यहीं पर निपटा दो, वरना तुम्हारी वजह से हमारे ग्रैंडपा की भी इंसल्ट हो रही है। ये बात सुनते ही सीटू लियान वहीं पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। वो बहुत ही जोर जोर से हंस रही होती है। फिर साथ ही वो उसे कहती है, तुम वाकई में मेरी बहन हो, लगता नहीं कि तुम मेरी बहन हो, तुम यहाँ पर किसी दूसरे की साइड ले रही हो, जबकि अपनी बहन की साइड लेने की बजाय तुम बाहर वालों की साइड ले रही हो। फिर साथ ही उसे कहती है, नहीं ये बाहर वाला तो नहीं है, ये तुम्हारा डिसाइपल है, लगता है कि तुम अपने डिसाइपल की साइड ले रही हो, अपनी बहन की बजाय तुम्हें अपने डिसाइपल के ऊपर ज्यादा यकीन है। इस लड़की का मसला क्या है, मुझे तो ये साइको लगती है, ये यहाँ पर अजीब सी बातें कर रही है। सीटू लियान अपनी बहन से कहती है, चलो अपने डिसाइपल को लो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा कभी मेरे घर में अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। बहन उसे कहती है, लियान शांत हो जाओ, तुम
तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे ये बताओ कि ये लड़का तुम्हारे लिए ऐसा क्या करे जिसकी वजह से तुम इसको माफ कर दो। लियान उसे कहती है सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो इस लड़के को मार डालो या फिर इस लड़के को स्कूल से बाहर निकाल दो, के बाद मैं इसको माफ कर दूंगी। तुम्हारा जाओ भी अपनी मिस से कहता है मिस सीटू आपने खुद ही देख लिया, ये लड़की या तो मुझे मारना चाहती है या स्कूल से निकालना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इस लड़की के साथ मेरी कोई सेटलमेंट हो सकती है, तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मास्टर जी भी उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर एक मर्द बनना होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तुमने इस लड़की के साथ जो कुछ भी किया है तुम्हें उसके सब का खमियाजा भुगतना होगा, तुम्हें इससे माफी मांगनी है। और फिर साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहता है अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी सीनियर के लिए सब कुछ करना होगा, फिर चाहे मुझे अकेडमी से बाहर क्यों ना निकाल दिया जाए। जाओ उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम ट्राई करके देख सकती हो। साथ ही वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। लियान भी अपनी बहन से कहती है अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए, मैं तब तक तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनने वाली जब तक ये लड़का जिंदा है या फिर ये स्कूल में है, या तो इसे स्कूल से निकाल दो या फिर इस लड़के को मार डालो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। फिर साथ ही वो फिर से वहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है और कहती है जैसी लड़की को मेरी बहन होने का कोई भी हक नहीं है, तुम मेरी बहन नहीं हो। तो यंग मास्टर जी आगे बढ़ता है, लियान को दिलासा देते हुए कहता है तुम्हें अपनी बड़ी बहन के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, ये जाओ शुई की डिसाइपल, ये उसकी मास्टर है, ये अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह बिहेव करेगी, तुम्हारी साइड लेगी तो फिर सभी लोग इसके बारे में बातें करेंगे कि ये अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती। सीटू आगे बढ़ती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम शियान जी है, तो लियान के क्लासमेट होना। वो उसे कहता है हाँ मेरा नाम शियान जी है। तो टीचर उसे कहती है तो फिर ठीक है, तो पता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो, तुम काफी ज्यादा अच्छी हो और ज्यादा मेहनत करो और तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वो उसे कहता है ठीक है मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो सिर्फ वक्त शियान जी वहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है तो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है, तुम तो हमारी फ्यूचर की क्राउन प्रिंसेस। इस एपिसोड की शुरुआत में थर्ड प्रिंस का सीन दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस अपने रूम में बैठा होता है कि उसी वक्त यंग मास्टर जी उसके पास आता है। थर्ड प्रिंस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है शियान जी तो तुम यहाँ पर आए हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ, चलो बैठ कर बात करते हैं। थर्ड प्रिंस उसे कहता है मुझे पता चला है कि तुम सभी लोग अपनी क्लास को लेकर नो डिमन एबिस में जाने वाले हो, उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद तुम ही अपनी क्लास में सबसे फर्स्ट आओगे, यानी कि तुम अपने आप को बाकी सारे बच्चों को हरा दोगे। यंग मास्टर जी उसे कहता है थर्ड प्रिंस आपने तो कुछ ज्यादा तारीफ कर दी, इस बार तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं, लगता है कि उन सभी को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। थर्ड प्रिंस हंसते हुए उसे कहता है लेकिन मेरी नजर में तो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, मुझे लगता है कि इस बार भी तुम इस कंपटीशन को जीतने वाले हो। तो ये दोनों यहाँ पर काफी देर बात करती है और उसके बाद थर्ड प्रिंस से कहता है अब मेरे पास यहाँ पर बैठने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो तुम मुझे बता सकते हो। यंग मास्टर जी से कहता है योर हाइनेस मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि ये टाइम हो चुका है आपके वापस जाने का, आपको वापस चले जाना चाहिए कि आपका भाई इस वक्त अपनी चाल चल रहा है। कोई भी यहाँ पर आपस में इस तरह की गॉसिप ना कर सके, इसी वजह से आपको डायनेस्टी में से निकाला गया था। थर्ड प्रिंस उसे कहता है मैं यहाँ पर उनकी मर्जी से नहीं निकला बल्कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सभी की आपस की लड़ाई की वजह से मुझे यहाँ पर काफी सारा फायदा हो सकता है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस वक्त कहाँ पर होना चाहिए। यंग मास्टर जी से कहता है मुझे लगता है कि आपको इस वक्त नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। थर्ड प्रिंस से कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी एडवाइस को यहाँ पर मान लेता हूँ और अभी से मैं नॉर्थ की तरफ निकल जाता हूँ। फिर साथ ही थर्ड प्रिंस खड़ा हो जाता है और उसे कहता है शयान जी क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ जा सकती हो, पर इस रॉयल अकेडमी में ज्यादा कुछ नहीं है जो तुम सीख सकती हो। यंग मास्टर जी से कहता है थर्ड प्रिंस आपकी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं अभी आपके साथ जाऊंगा तो मेरी जी फैमिली क्योंकि दोनों प्रिंस के निशाने पर आ जाएगी, वो दोनों मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। थर्ड प्रिंस से कहता है हाँ शिपान तो वाकई में सच है कि मेरे दोनों भाई तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचे। तुम्हारी फैमिली मेरी माँ की फैमिली है, मेरी माँ जो थी वो जी फैमिली से थी, हमारी माँ ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी, हमारी फैमिली की मदद की थी, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिली। इतना मैं चाहता हूँ कि तुम सीटू लियान के साथ शादी करो, अगर तुम सीटू लियान से शादी करने में कामयाब रहते हो फिर तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, क्योंकि सीटू फैमिली की जो एल्डर है वो इस वक्त अकेडमी के डीन है, अगर वो हमारी बैक में आ जाए तो फिर हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। और रही बात जाओ शुई की, तो मैं चाहता हूँ कि जाओ शुई को नो डिमन एबिस में ही मार दिया जाए, नो डिमन एबिस से वो जिंदा वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर किसी को मारना ये सबसे ज्यादा परफेक्ट प्लेस है, वहाँ पर अगर कोई मर भी जाता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। मास्टर जी से कहता है ठीक है योर हाइनेस मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे वहाँ पर क्या करना है, इस बार नो डिमन एबिस से वो लड़का जिंदा वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में प्रिंस बॉरलॉक का दिखाया जाता है। प्रिंस बॉरलॉक अपने कोर्टयार्ड में खड़ा होता है, जबकि उसी वक्त उसके पास एक बंदा आता है, तो उस बंदे का नाम पोरोस होता है, वो उसका अपना ही बंदा होता है। वो उसे कहता है पोरोस जल्दी से यहाँ पर आ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पोरोस से कहता है कल तुम्हें प्रिंसेस के साथ जाना होगा, तुम्हें प्रिंसेस के साथ नो डिमन एबिस में जाना होगा, वहाँ पर जाने के बाद उन सभी लोगों को सीक्रेटली मार डाला जिन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को ऑफेंड किया था, उन सभी में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और उससे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर साथ ही बॉरलॉक सोच रहा था उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर का जो क्राउन प्रिंस है वो अपने अल्फाज में पूरा उतरेगा, उसने मुझे वादा किया था कि वो याओशुई को मारने में मेरी मदद करेगा। एक सीन में याओशुई के रूम का दिखाया जाता है। याओशुई के रूम में याओ और उसके दोनों दोस्त बैठे काफी ज्यादा पी रहे होते हैं, वो वहाँ पर पी का टल्ली हो चुके होते हैं।
है। तो क्लाउड पीने के बाद हमारे जाओ से कहता है लास्ट टाइम मैं लैन से मिला था, जब मैं लैन से मिला मैंने उसे तुम्हारे बारे में पूछा और उसके बारे में पूछा कि क्या वो ठीक है। रोना शुरू कर दिया, उसका तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया है। साथ ही वो क्लाउड से कहता है क्लाउड क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है, आखिर वो इतना ज्यादा रो क्यों रही है। तुम्हारा जाओ से कहता है मुझे ये बताओ क्या वो ठीक थी। क्लाउड जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती, तुमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया जो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, तुम एक मर्द हो। कि माना जाओ उठता है और उसे किक मारते हुए कहता है चलो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो, उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। जाओ से कहता है मेरे पास पहले से एक वाइफ है, इसी वजह से मैं उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता था, इसी वजह से मैंने उसके साथ ये सारी बातें क्लियर कर दी, मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मेरा उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना मैं उसका दोस्त बन सकता हूँ। फीचेंग उसे कहता है ब्रदर क्या वाकई में तुम लॉन्ग फैमिली के दामाद हो, हमें लगा था ये सिर्फ एक अफवाह है, वजह से तुम्हारे पास जो स्लॉटर बॉक्सिंग की टेक्निक है। क्लाउड उसे कहता है अब तो मुझे बहुत सा गुस्सा आ रहा है, मुझे ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा है कि जाओ फैमिली वालों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों किया, कि जाओ फैमिली वालों को इतना ज्यादा बेनिफिट हो सकता था तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम तो एक जीनियस हो। फीचेंग हमारे जाओ से कहता है ब्रदर तुम्हें इसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम लॉन्ग फैमिली की कमांड हासिल करोगे, जब तुम एक बहुत ही पावरफुल जनरल बन जाओगे, के बाद देखना ये सभी लोग तो वैसे ही तुम्हारे पाँव के नीचे आ जाएंगे। जाओ उन दोनों से कहता है फिलहाल के लिए इन सारी बातों को भूल जाओ, कल हम लोग नो डीमन एबिस में जाने वाले हैं, वहाँ पर जाने के बाद काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर डीमंस का सामना होगा और दूसरा हमारे अपने असैसिन्स का सामना होगा जो हमें मारना चाहते हैं, इसी वजह से हमें पहले से तैयारी करना होगी। फीचेंग उसे कहता है इस बार जितने भी लोग वहाँ पर नो डीमन एबिस के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं वो सभी लोग आपस में ग्रुप बना सकते हैं, हम तीनों भी आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, हम तीनों मिलकर बाकी के सभी लोगों से निमट सकते हैं, हम तीन ही काफी हैं अपने ग्रुप में। क्लाउड उनसे कहता है हमें इस बारे में नहीं भूलना चाहिए कि प्रिंस बॉरलॉग और उसके साथी हमें मारना चाहते हैं, वो इस वक्त तुम्हारे जाओ को मारने के लिए वहाँ पर आ सकते हैं, हम तीनों वाकई में काफी होंगे इतने सारे लोगों से निमटने के लिए। तुम्हारा जाओ से कहता हम लोग नो डीमन एबिस में जाने वाले हैं, वहाँ पर जाने के बाद हमें नहीं पता कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो अलग टेरेन है, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। मुझे लगता है कि हम तीनों को एक ग्रुप बनाकर वहाँ पर जाना चाहिए और सभी लोगों को दिखा देना चाहिए कि हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी किंग हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं, जबकि हमारा जाओ अपने लिए डीमन ब्लड लेकर आया होता है। हमारा डीमन ब्लड वो नॉन किलिंग फैमिली से लेकर आता है, उस मोटू को उसने कहा था कि मुझे ब्लड चाहिए। जाओ जाकर उस बॉक्स को ओपन करता है और कहता है तो मैं फाइनली यहाँ पर इस ब्लड को ले आया हूँ, ये बहुत ही स्पेशल ब्लड है। जाओ कहता है ये जिस डीमन का ब्लड है उसको लॉर्ड कहा जाता है, लॉर्ड्स बहुत ज्यादा आसान नहीं होते, इनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो ये काफी ज्यादा कम भी होते हैं, ये फ्लाइंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि किसी ने इसको शूट करके नीचे गिरा लिया और उसके बाद मेरे पास इसका ब्लड है, अब इस ब्लड को पीने से मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जाओ कहता है अगर मैंने यहाँ पर इसके ब्लड को पीकर इसको रिफाइन कर लिया तो मुझे लगता है कि मेरे पास ये वाली एबिलिटी आ जाएगी कि मैं किसी भी दूसरे डीमन की लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, यानी कि मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। जाओ उस ब्लड को जल्दी से पी जाता है, जैसे वो उस ब्लड को पीता है तो उसका टेस्ट काफी ज्यादा बुरा लगता है। ब्लड को पीने के बाद उसको रिफाइन कर लेता है, रिफाइन करने के बाद वो आगे बढ़ता है, उसका मंकी जो कि बिस्तर के ऊपर आराम से सो रहा होता है। जाओ जाता है और जाकर उसके माथे पर पोक पड़ता है और उसे जगाता है। जाओ से कहता है सिक्स ईयर चलो जल्दी से उठ जाओ, जैसे वो उसे जगाता है तो सिक्स ईयर उठकर बैठ जाता है, गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है बॉस आधी रात के वक्त तुम्हें कौन सा कीड़ा सोने नहीं दे रहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे तो इसकी समझ आ रही है, वो साथ ही से कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर खाओ, तुमने अभी भी मुझे क्या कहा। तो मंकी उसकी बात सुनने के बाद से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें क्या कहूँ। साथ ही वो अपनी नाक में उंगली देते हुए कहता है मुझे लगता है कि बॉस का दिमाग खराब हो गया, आधी रात के वक्त यहाँ पर आकर मुझे तंग कर रहा है। जाओ उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है हमारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर अपने बॉस के बारे में ये कहने की कि बॉस का दिमाग खराब हो गया है। मंकी भी जल्दी से जंप करते पीछे हट जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो मेरी सारी बातें समझ आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी बातों को समझ कैसे सकता है। तो माना जाओ फिर से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है वकूफ कहीं कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आएंगी, मुझे तुम्हारी सारी की सारी बातें समझ आ रही है, तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो मुझे सब समझ आ रहा है। क्लाउड भी उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्लाउड से कहता है ब्रो तुम ये मंकी के साथ क्या कर रही हो, हमारे जाओ ने मंकी को पकड़ा होता है जबकि मंकी की उंगली उसकी नाक के अंदर होती है। इसी के साथ ही मंकी हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है, फिर साथ ही वो अपने दोनों हाथों के साथ अपनी दोनों मिडिल फिंगर्स निकालता है और हमारे क्लाउड को दिखाता है। क्लाउड को इस बात से गुस्सा आ जाता है, क्लाउड कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहते हो लिटिल मंकी, चलो जल्दी से आ जाओ हम दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं। साथ ही वो एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह इशारा करते हुए अपनी तरफ बुलाता है और कहता है मैं तुमसे फाइट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ को यूज करूंगा क्योंकि तुम एक मंकी हो, इसी वजह से। ये देखने के बाद जाओ और मंकी दोनों ही वहाँ पर हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर बेवकूफ की तरह क्या हरकत कर रहा है। इसी के साथ ही मंकी फिर से हमारे जाओ के मुंह पर बाइट करने की कोशिश करता है तो हमारा जाओ उसको छोड़ देता है, जिसकी वजह से मंकी जल्दी से जंप करते हुए क्लाउड की तरफ आगे बढ़ता है। क्योंकि दूसरी तरफ से क्लाउड भी अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, तो ये दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे हैं। क्लाउड बेचारा तो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, जबकि मंकी बड़ी स्पीड के साथ उसके बेल्ट को उतार कर पीछे की तरफ निकल जाता है। वो उसकी बेल्ट को लेकर पीछे की तरफ निकलता है, उसी वक्त हमारे क्लाउड की पैंट उतर जाती है। देखकर क्लाउड
क्लाउड एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है बेवकूफ बंदर कहेंगे, ये तुमने क्या कर दिया। कि वो पीछे की तरफ घूमता है तो मंकी वहाँ पर अपने हाथ में उसका बेल्ट लेकर हंस रहा होता है। वो जल्दी से गुस्से के साथ पीछे की तरफ मुड़ता है। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है उसी वक्त उसका पाँव मुड़ जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। वो मुंह के बल वहाँ पर नीचे गिरता है। देखने के बाद मंकी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो अब मेरी फाइनल आर्ट को यूज करने का वक्त है। इसी वक्त वी चैंग भी उठकर आ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या खा रहे हो। जब वो सामने की तरफ देखता है तो मंकी अपनी फाइनल आर्ट को यूज करने वाला होता है कि क्लाउड वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है अपनी तशरीफ को ऊपर की तरफ करके, जबकि उसी वक्त मंकी अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और पिस्टल बनाकर बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। वी चैंग और याओ दोनों चिल्लाकर कहते हैं यहाँ पर तो बहुत ही बुरा होने वाला है, ये तो मार डालेगा। मंकी अपनी पिस्टल को सीधा जाकर उसकी तशरीफ में घुसा देता है। क्लाउड बेचारा वहीं पर गिरा पड़ा होता है अपनी तशरीफ के ऊपर पट्टी लगाकर। वो मंकी से कहता है मैं तुम्हें एक दिन जरूर मारूंगा और मैं तुम्हारे कानों को पकाकर खा जाऊंगा। याओ से कहता है बस भी करो, तुम कभी भी इसको हरा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। तो अब जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, हम सभी को नो डिमन एबिस में पहुंचना है, हमें जल्दी से जल्दी वहां पर जाना होगा। नेक्स्ट सीन में ड्रिल फील्ड का दिखाया जाता है। सभी लोग ड्रिल फील्ड में मौजूद होते हैं। ये लोग भी जब ड्रिल फील्ड में वहां पर पहुंचते हैं जाओ वहां पर लड़कियों को देखकर बहुत सा खुश हो रहा होता है। तो उसी वक्त एक लड़का भागता हुआ उन लोगों के पास आता है और उनसे कहता है यूईफी प्लीज हमें भी अपने ग्रुप में ले लो, तुम लोग फाइनली यहाँ पर आएंगे, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम लोग यहाँ पर हमारे लीडर बनना चाहोगे, अगर तुम चाहो तो तुम हमें लीड कर सकते हो। नो डिमन एबिस बहुत ही खतरनाक जगह है, अगर तुम हमें लीड करोगे तो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा वहाँ पर सारे बच्चे भागते हुए इनके पास आ जाते हैं और कहते हैं हाँ हम लोग तुम्हें फॉलो करने को तैयार हैं, तुम लोग हमारी टीम का लीडर बन सकते हो, तुम में से कोई भी हमारी टीम का लीडर बन जाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। उसी वक्त क्लाउड वन आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी को इतनी ज्यादा इज्जत देने के लिए। मैं वहाँ पर जाने के बाद तुम सभी लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। वो सभी लोग क्लाउड की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये कहाँ से बीच में आ गया, क्योंकि वो लोग क्लाउड को इतना ज्यादा नहीं जानते कि ये कमजोर है, उसे यही लगता है ये कमजोर है। क्लाउड उन सभी लोगों से कहता है, क्लाउड उनसे कहता है लगता है कि तुम सभी लोग मेरे बारे में नहीं जानते, तुम लोग मुझे नहीं पहचान रहे, मैं क्लाउड वन हूँ। याओ जुई और वी चैंग ये दोनों ही मेरे ब्रो हैं, जहाँ पर मैं जाऊंगा वहाँ पर ये लोग जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो कि मैं इनका मैनेजर हूँ। अगर तुम लोग जहाँ पर मुझसे बात नहीं करोगे तो फिर ये तुम लोग तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाले, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले मुझसे बात करना होगी। तो वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और भागते हुए क्लाउड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि चलो इसे खुश करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ये सभी लोग नो डिमन एबिस में जाने के लिए रेडी होते हैं और बाकी के जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी लोग भागते हुए इन तीनों दोस्तों के पास आ जाते हैं और इनसे कहते हैं हमें तुम्हारे साथ नो डिमन एबिस में जाना, हम चाहते हैं कि तुम हमें लीड करो। क्लाउड उनसे कहता है मेरे दोनों भाई तुम लोग उससे बात भी नहीं करेंगे जब तक कि तुम लोग मुझसे बात नहीं करते। सभी लोग भागते हुए क्लाउड को घेर लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है फिर हमें तुम्हारे साथ जाना है। क्लाउड उन सभी लोगों से कहता है लड़के एक साइड पर हो जाओ, लड़कियां दूसरी साइड पर हो जाओ, ताकि तुम सभी लोगों के साथ आराम से बात की जा सके। कहीं पर हमारी केट नैन किलिंग को भी दिखाते हैं। केट नैन किलिंग वहाँ पर आती है, दूर से चलाकर कहती है याओ जुई, अपनी तलवार को निकालती है और उसे कहती है याओ जुई मुझे तुमसे फाइट करनी है। नैन भी उसी के साथ ही होती है। याओ भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर क्या कह रही है। क्लाउड से कहता है लिटिल केट अब तुम्हें क्या हुआ, मेरे ब्रो ने तुम्हें बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं किया, फिर तुम यहाँ पर इसके साथ फाइट क्यों करना चाहती हो। लेकिन केट उसकी बात को इग्नोर करते हुए जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आती है। ऐसी वो जंप करते हुए उसके करीब पहुंचती है और उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने लगती है। हमारा याओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है चलो शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर इस तरह किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। केट उसे कहती है मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हारे पर और ज्यादा अटैक करूंगी। याओ चलाकर उसे कहता है बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और साथ ही वो उसके हाथ को और भी जोर से पकड़ता है और साथ में दबा रहा होता है। की वजह से केट नैन किलिंग के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। हमारा याओ से कहता है तुम्हारा भाई काई नैन किलिंग वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे बार बार प्रवोक किया है, तुम बार बार मेरे पर अटैक करने की कोशिश करती हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने यहाँ पर मेरे ब्रो क्लाउड के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे पर भी अटैक करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता? क्योंकि क्लाउड से कह रहा था ब्रदर तुम्हें इस बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो केट नैन किलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही बुली कर सकते हो, अगर तुम वाकई में एक मर्द होते तो तुम कभी भी यहाँ पर लैन को बुली बिल्कुल भी नहीं करते, तुमने लैन के साथ बहुत ही बुरा किया है। हमारा शाह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जबकि उसी वक्त लैन आगे बढ़ती है और उसे रोक देती है और कहती है जो प्लीज इसको जाने दो। पता है कि केट हमेशा से ऐसी है, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। हमारा शाह लैन से कहता है अच्छा ठीक है मैं इसको फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा तुम दोनों कभी भी मुझे परेशान करने के लिए मत आना वरना मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। साथ ही वो अपने दोस्तों को लेकर वहीं से साइड के ऊपर हो जाता है। पर हमारी शीटू लियान को भी दिखाते हैं। शीटू लियान वहीं पर बैठी सब कुछ देख रही होती है और कहती है मैं तुम्हें स्कूल के अंदर तो नहीं मार सकती, लेकिन एक बार हम लोग नो डिमन एबिस में पहुंच जाए, वहाँ पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। उसी वक्त उनके एक मेंटोर जिसका नाम जैंग मो होता है वो उन सभी लोगों से कहते चलो जल्दी से ये सभी लोग यहीं पर आ जाओ, तुम सभी लोग वहाँ पर दूर क्यों खड़े हो, जहाँ पर जल्दी से आओ। उन सभी को अपने साथ लेकर उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ब्रिज होता है। इस ब्रिज को पार करने के बाद ये सभी लोग नो डिमन एबिस में पहुंच जाएंगे। इस मेंटोर का नाम जैंग मो होता है। जैंग मो उन सभी लोगों से कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी लोग जब इस ब्रिज को पार करके दूसरी तरफ
जाओगे तो तुम लोग नो डीमन एबिस में पहुंच जाओगे। वो ब्रिज है जो हमें नो डीमन एबिस से अलग करता है। तो मेंटोर शैंगमोन सभी लोगों से कहता है तो यहाँ पर तुम सभी लोगों के मेटेले वाक को चेक किया जाएगा कि तुम सभी लोग किस तरह एक ही सांस में इस ब्रिज को पार करके दूसरी तरफ जाते हो। तुम सभी लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर तुम सभी लोग इस ब्रिज के ऊपर से नीचे गिरते हो तो इसका मतलब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। नीचे जाकर तुम्हें बचा नहीं पाएगा, तुम लोग मर जाओगे। तुम सभी लोगों को बड़े ध्यान के साथ इस ब्रिज को पार करना होगा। तो वो बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से भागता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और उनसे कहता है चलो मुझे फॉलो करो और ब्रिज को पार करते हुए दूसरी तरफ आ जाओ। तो सभी लोग बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये ब्रिज तो कुछ ज्यादा झूल रहा है और ऊपर से टूटा फूटा है, हम लोग अगर यहाँ से नीचे गिर गए तो मारे जाएंगे। तो सभी लोग रोते रोते इस ब्रिज को पार करना स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़े होते हैं। जबकि क्लाउड बेचारा बहुत ज्यादा डर रहा होता है। क्लाउड कहता है मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लगता है मेरी टांगे कांप रही है, मैं आगे नहीं जाने वाला। जाओ से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये ब्रिज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं एक बार इस ब्रिज के ऊपर से दूसरी तरफ जा चुका हूँ, जब मुझे 6 ईयर मिला था मैं मंकी को अपने साथ लेकर वापस आया था। क्लाउड से कहता है ब्रो क्या तुम मुझे अपने कंधों के ऊपर उठा सकते हो, मुझे उठाकर ले चलो ना। साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है अगर तुम मुझे उठा नहीं सकते तो कम से कम मेरा हाथ ही पकड़ लो, मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसी वजह से तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। जाओ से कहता है अगर तुम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से ब्रिज को पार नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी लायक नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम टॉप 10 की फेम लिस्ट में आ सकते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर रूकी किंग बनने के लायक हो। मैं और वी हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वी चैंग भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ इसी तरह के मौके पर अगर तुम बहादुरी दिखाते हो तभी तुम यहाँ पर एक महान जीनियस बन सकते हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर करना चाहिए, इसी के बाद तुम एक रूकी किंग बन सकते हो। इसी के साथ ही वी चैंग उसे आगे की तरफ धक्का दे देता है, वो उसे सामने की तरफ धक्का देता है पुल के ऊपर, जिसकी वजह से वो पुल के ऊपर चला जाता है। पुल के ऊपर जाने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर के मारे आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है और वहाँ पर जल्दी से वो उस पुल को पार कर लेता है। उसे पता भी नहीं चलता कब उसने पुल को पार कर लिया। उसके बाद जाओ और वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बेवकूफ इसने तो पुल को पार भी कर लिया है। फिर सीटू भी वहाँ पर आती है और हमारे जाओ से कहती है तुम दोनों भी यहीं पर क्या खड़े होकर बातें कर रहे हो, चलो जल्दी जाओ दूसरी तरफ पहुंच जाओ। हमारा जाओ से कहता है मेंटोर सीटू तो आप भी यहाँ पर आई है। सीटू से कहती है मैं 3 महीने के बाद यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारे कंपटीशन का टाइम 3 महीने का है, तुम लोग वहाँ पर 3 महीने गुजारने के बाद यहाँ पर वापस आओगे, अब मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जाओ से कहता है मास्टर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप देखना मैं वहाँ से जिंदा वापस जरूर आऊंगा। सीटू लियान भी वहीं पर होने वाली है, उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वो मेरे ऊपर अटैक करती है तो मैं उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। जब सीटू से कहती है तो ठीक है फिर 3 महीने के बाद यहीं पर मिलेंगे। जाओ फीचैंग को अपने साथ लेता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों पुल को पार करते हुए नो डीमन अबिस की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि सीटू यहीं पर खड़ी दूसरी तरफ देख रही होती है और कहती है लगता है कि कोई यहाँ पर स्टूडेंट को मारना चाहता है और जहाँ पर नो डीमन अबिस में इसके लिए बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, वो उसको यहाँ पर मार सकता है। सीन में नो डीमन अबिस का दिखाया जाता है। ये तीनों दोस्त आगे की तरफ चलते हुए जा रही होती हैं और कहते हैं हम लोग कब से यहाँ पर चल रहे हैं, हमें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। क्लाउड हमारे जाओ से कहता है ब्रो क्या तुम्हें लगता है कि कोई वाकई में यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आएगा? मैं जाओ से कहता है हाँ मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर हमें मारने के लिए जरूर आएगा। क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ अभी भी हमारे पीछे काफी सारे लोग हैं, पेड़ों के ऊपर काफी सारे लोग होते हैं जो कि इनका पीछा कर रहे होते हैं। क्यों कहता है पता नहीं ये लोग हमें मारने वाले हैं या फिर सिर्फ हमारा पीछा करने वाले हैं। क्लाउड से कहता है मुझे लगता है कि कोई बेवकूफ तो है नहीं, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं जब तक कि हम लोग किसी ऐसी लेयर में पहुंच नहीं जाते जहाँ पर हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाए कि बाद ये लोग हमारे पर अटैक करेंगे। शाओ कहता है अब जबकि ये लोग हमारा पीछा करने वाले हैं और यहीं पर हमारे पीछे ही रहने वाले हैं तो फिर इनके साथ कोई गेम खेलते हैं। वो उन दोनों से कहता है यहाँ पर आओ मेरे पास एक प्लान है और उनके साथ प्लान बनाने के बाद हमारा शाओ कहता है चलो जल्दी से भागो और वो तीनों बड़ी स्पीड से भागना शुरू करते हैं। क्योंकि उनके पीछे जो लड़के होते हैं वो लोग कहते हैं चलो जल्दी से भागना स्टार्ट करो, हमें भी इनका पीछा करना होगा। तो वो लोग भी जल्दी से भागते हुए उनके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। हमारा शाओ और उसके दोस्त एक तरफ भागकर जाते हैं जबकि उसके दोस्त उसके पीछे लगे होते हैं, जबकि ये फिर से वहाँ से भागकर वापस की तरफ आ जाते हैं। लेकिन उसका पीछा करने वाले बहुत ज्यादा थक जाते हैं और वहीं पर खड़े होकर लंबे लंबे सांस लिए होते हैं। वो लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करें, तो हमारे सामने से गायब हो गए हैं, अब हम लोग उनको कहाँ पर जाकर ढूंढेंगे। कि हमारा शाओ और उसके दोस्त ऊपर पेड़ के ऊपर खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर हमारा पीछा कर रहे हो, और साथ ही वो जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं। वो लड़के उनसे कहते हैं नहीं हम लोग तो तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम लोग तो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे थे ताकि तुम्हारी तरह जिस तरह तुम डायरेक्शन में जा रहे हो हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे उस डायरेक्शन में चले जाएं। हमारा शाओ से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जब हम लोग यहाँ पर रुके हैं तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों रुके हो? लड़का उससे कहता है ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है क्योंकि हमें आगे का रास्ता नहीं पता, इसी वजह से हम लोग यहीं पर रुक गए थे। अच्छा ठीक है अब हम लोग यहाँ से अलग हो जाते हैं, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि हम लोग तुम्हारे साथ रहें। वो तीनों वहाँ से साइड की तरफ मुड़ जाते हैं। हमारा शाओ कहता है हमारा काम हो गया। फी चैंग उससे कहता है क्या तुमने उनके ऊपर पाउडर को छिड़का दिया? शाओ कहता है हाँ मैंने पाउडर को इनमें से एक के ऊपर लगा दिया है। इसके बाद हम लोगों को बस इंतजार करना और देखना है। वो सारे लड़के वहाँ से साइड के ऊपर चले जाते हैं लेकिन अभी भी वो इनके पीछे होती है, वो काफी दूर से इनका पीछा कर रही होती है। वो तीनों वहाँ पर बड़े आराम से बैठे होते हैं और कहते हैं लगता है कि जाओ शुई को इस बारे में पता चल गया कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकते। गैंगशी ने हमें कहा था कि हमें इनके पीछे रहना है और इनके ऊपर नजर रखनी है। लड़का उसे कहता है लेकिन गैंगशी ने हमें सिर्फ इतना ही कहा था कि हमें इनके ऊपर नजर रखनी है और इनको ट्रैक करना है, लेकिन अब हम इस लड़के को ट्रैक नहीं कर सके क्योंकि उस लड़के ने हमारे
पर नजर रखी हुई है, उसे पता है कि हम किस तरफ है। गैंगशी ने हमें काफी सारे गोल्ड कॉइन्स दिए थे, उन सारे गोल्ड कॉइन्स को लेने के बाद हमें ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, हमें इस लड़के के ऊपर नजर तो रखना पड़ेगी। उनका लीडर लड़का उनसे कहता है तुम सभी लोगों को इस बारे में फिलहाल बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शाओशू को इस बारे में पता चल चुका है कोई उसके पीछे है, लेकिन फिलहाल हमें अपने टास्क को पूरा करना है, हमें उसे फॉलो करते रहना होगा, लेकिन उससे काफी ज्यादा दूर रहना होगा, कहीं दोबारा से वो हमें देख ना ले। तो मंकी अपने शेकानू को यूज करते हुए उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। अब क्योंकि हमारा जाओ मंकी की बातों को समझ सकता है, वो उसकी बातों को सुनने के बाद मंकी को जाओ को सारी बातें बता देता है। जाओ उसकी बातें सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब ये है कि इस सब के पीछे गैंगशी है, गैंगशी ने इन सभी को मेरे पीछे लगाया हुआ है। चैंग के पास सुनते ही काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या हमें जाकर गैंगशी के पीछे जाना चाहिए और गैंगशी को जाकर पकड़ना चाहिए। जाओ उसे कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग बस यहाँ पर मजा देखने वाले हैं। तो हमारे जाओ ने उन लड़कों में से एक की बॉडी के ऊपर एक पाउडर को छिड़काया था, जिसकी वजह से जंगल में जितने स्नेक्स हैं वो सारे उसको सूंघते हुए वहाँ पर पहुंच जाएंगे। वो लड़के जो कि आराम से वहाँ पर बैठे होते हैं, उसी वक्त वहाँ से स्नेक निकलना शुरू हो जाते हैं। स्नेक एक लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा जल्दी से अपनी तलवार को लेकर उसको काट देता है। वहाँ से बहुत सारे स्नेक्स निकल आते हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे स्नेक्स होते हैं। ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने आसपास इतने सारे स्नेक्स को देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे स्नेक्स हैं। हमारा शाह और उसके दोस्त वहीं पर दूर से छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि हमारा स्नेक पाउडर काम कर रहा है, सारे के सारे स्नेक्स थोड़ी देर में इन सभी को मार डालेंगे। सभी लड़के अपनी तलवारें लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चलो मिलकर इन सभी स्नेक्स को मारते हैं, वरना ये स्नेक्स हमें मार डालेंगे। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए स्नेक्स को मार रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर स्नेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। कोई इस तरफ से निकलता है, कोई उस तरफ से निकलता है, वो सारे स्नेक्स उनको बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो 2-4 की गर्दन के ऊपर काट लेते हैं और वहाँ पर बहुत ही कम बचते हैं। पर हमारे जाओ को एक मेल और फीमेल स्नेक भी दिखाई देता है। ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल स्नेक होते हैं। उन दोनों का पॉइजन जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन होता है। वो जिसको काटते हैं उसकी बॉडी वहाँ पर पिघल जाती है। सभी लोग वहाँ पर चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर सारे मर जाते हैं, जबकि उनमें से एक वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो मेल एंड फीमेल स्नेक जो होता है वो दोनों अपने मुंह के अंदर से पॉइजनस फोक निकालते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि वो बेचारा भी वहाँ पर पॉइजन से मर जाता है। शाह और फीचेंग कहते हैं हालांकि ये सीन बहुत ज्यादा क्रूल है, लेकिन फिर भी हमें ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वो सभी लोग मर गए हैं। शाह फीचेंग से कहता है हमें अगर सर्वाइव करना है तो हमें ये सब कुछ देखने की आदत डालना होगी। अगर कोई हमें मारना चाहता है तो हमें उसे मारने का हौसला रखना होगा। फीचेंग उसे कहता है हाँ मैं भी इस बात को समझता हूँ, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें दूसरों को मारना होगा, वरना वो सभी लोग हमें मार डालेंगे। क्लाउड उनसे कहता है हाँ मैं भी कोई डरपोक नहीं हूँ। वो कहता है तो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जाकर इन स्नेक मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं, क्योंकि इन स्नेक मॉन्स्टर्स को मारने से हमें यहाँ पर कुछ जरूर मिलेगा। और जो तीनों ही उन स्नेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शाह और उसके दोस्तों ने अपने पीछे करने वाले लोगों के ऊपर एक पाउडर को छिड़का होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्नेक्स निकलते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी को मार देते हैं। उन सभी के मरने के बाद वहाँ पर एक मेल और फीमेल स्नेक्स भी होते हैं। हमारा शाह कहता है चलो चल के इन सारे स्नेक्स को मारते हैं, शायद हमें यहाँ से कोई ट्रेजर मिल जाए। लोग जल्दी से जंप करते हुए अरीना में उतरते हैं और वहाँ पर जितने स्नेक्स होते हैं उनको मारना स्टार्ट करते हैं। शाह, क्लाउड और फिश ये तीनों ही वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उन स्नेक्स को मारे होते हैं, क्योंकि ये उन चारों लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तुम्हारा शाह उन लोगों से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम और फी तुम दोनों यहीं पर इन स्नेक क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करो, कि मैं यहाँ पर आसपास मेल और फीमेल फ्लावर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों स्नेक्स थे, तो मुझे लगता है कि फ्लावर भी यहीं पर ही होगा। वहीं पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमारे जाओ को ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक फ्लावर मिल जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। हमारा जाओ कहता है जहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं वहाँ पर पावरफुल जड़ी बूटियां भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मेल और फीमेल स्नेक्स रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ही पॉइजनस फ्लावर उगता है। ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक फ्लावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्नेक्स के इर्द गिर्द ही उगता है और ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। अगर मैं इसको बहुत ही अच्छे से रिफाइन कर लेता हूँ तो इसको रिफाइन करने के बाद ये एक बहुत ही अच्छा साधन है लोगों को और दूसरे एनिमल्स को मारने के लिए, यानी डीमन बीस्ट को मारने के लिए। जहाँ उस फ्लावर को खाड़ लेने के बाद अपने पास रखता है, जैसे वहाँ से जाने लगता है उसी वक्त उसके सामने एक ब्लैक टाइगर निकल आता है। शाओ कहता है ये तो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक टाइगर है। वो भी जल्दी से जंप करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो हमारे जाओ के ऊपर बाइट करता है, जबकि हमारा जाओ नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। तो वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसी के साथ ही हमारा जाओ अपनी स्लाटर बॉक्सिंग के फर्स्ट मूव का यूज करते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। टाइगर पीछे की तरफ हटने के बाद फिर से सामने की तरफ ही देख रहा होता है और टाइगर वहाँ से भी जाने वाला नहीं है। जाओ कहता है ये तो एक ब्लैक लिपर्ड है, लगता है मैं काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। और वो ब्लैक लिपर्ड भी फिर से जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जाओ पीछे की तरफ झुकते हुए उसके पंजे के अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही अपने पंच को रेडी करते हुए उसकी कमर में एक जबरदस्त पंच मारता है। उस ब्लैक टाइगर को वहीं पर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो ब्लैक टाइगर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करता है, हमारे जाओ को नीचे गिरा लेता है, जबकि हमारा जाओ अपने पास से नाइफ निकालता है और अपने नाइफ को उसकी साइड से उसकी गर्दन में दंसा देता है। यहाँ पर हमारे जाओ ने एक ब्लैक लिपर्ड टाइगर को भी मार दिया है। जाओ कहता है तो फाइनली मैंने इसको भी मार दिया। फी और क्लाउड भी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहती है ब्रो क्या तुम ठीक हो? जाओ उनसे कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ऊपर एक ब्लैक लिपर्ड टाइगर ने अटैक किया था लेकिन मैंने इसको मार दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसी वक्त उन्हें क्लिफ के ऊपर से आवाज आती है। एक लड़का जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है, बहुत
बहुत ही ज्यादा ठरकी इंसान और ऊपर से एक बेवकूफ बोर जिसके पास बोर जैसी पावर है। तुम तीनों तो वाकई में एक बहुत ही अच्छा ट्रियो बना रहे हो। तो वो ऊपर क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है अपने टाइगर के ऊपर, वो टाइगर के ऊपर बैठा होता है। आज उसका टाइगर वहाँ पर रोर करता है। ये सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखती है तो उसका टाइगर ऊपर से जंप करते हुए नीचे आ जाता है। ये बंदा जो कि टाइगर के ऊपर बैठा हुआ नीचे उतरा है, इसका नाम हु हुआंग होता है। तो कहता है अपना सामान यहीं पर छोड़ो, साथ में इस टाइगर की बॉडी को भी यहीं पर छोड़ो और जहाँ से दफा हो जाओ। हमारे जाओ से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम हमें यहाँ पर लूटना चाहते हो? क्या तुम कोई चोर हो? तो हुआंग उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा है बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाओगे। तो क्लाउड उसे कहता है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि हम सभी लोग रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, हम सभी लोग रॉयल अकेडमी के मेंबर्स हैं। तुम्हारे मेंटोर्स को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारा शिकार करेंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें सजा देंगे। तो हुआंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस वक्त कहाँ पर हो? तुम लोग इस वक्त नो डीमन एबिस में हो, पर तुम्हारे मेंटोर्स भी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका इलाका बिल्कुल भी नहीं है, ये हम शिकारियों का इलाका है। और फिर साथ ही वो से कहता है और एक और बात है, साथ ही उसके बहुत सारे मेंबर्स भी वहाँ से निकल आते हैं। वो उन सभी से कहता है कि तुम लोग नो डीमन एबिस में हो तो यहाँ पर कोई भी डीमन बीस्ट तुम्हें मार सकता है। फिर तो उनके कैसे पता चलेगा कि तुम्हें यहाँ पर किसने मारा है, किसी डीमन बीस्ट ने मारा है या फिर मेरे मेंबर्स ने मारा है? फिर चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम हम तीनों को यहाँ पर मार सकती हो? कैप्टन हॉन्ग उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तुमने यहाँ पर खुद इस बात की डिमांड की है, पहले तुम अपना सामान छोड़कर यहाँ से जिंदा जा सकते थे। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इन सभी को मार डालो। क्लाउड हमारे जाओ से कहता है ब्रो बताओ कि हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो जाओ अपने दोस्तों से कहता है इन सभी को डीमन मॉन्स्टर्स की तरह ही ट्रीट करो, यही समझो कि ये डीमन मॉन्स्टर्स हैं, अगर हम लोगों ने इनको नहीं मारा तो ये हमें मार डालेंगे, और जो भी तुम्हारे हाथ में चढ़ता है उसको मार डालो। और साथ ही हमारा जाओ चिल्लाकर 6 ईयर से कहता है 6 ईयर हमारी तलवार है, और वो एक बैग उनकी तरफ फेंकता है। उस बैग के फटने के बाद उसके अंदर से 3 तलवारें निकलती हैं, और तीनों ही अपनी अपनी तलवारों को वहाँ पर कैच कर लेते हैं। वी के पास उसका बाला होता है क्योंकि उसने स्पीयर आर्ट को मास्टर किया हुआ है, इसी वजह से उसके पास बाला होता है। वो अपने बाले के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तीनों ही अपने अपने वेपन्स लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनको मारना स्टार्ट करते हैं। जाओ सबसे पहले 2 को पंच मारता है जो पीछे वाले पत्थरों के साथ जाकर टकराते हैं कि हमारा वी अपने बाले को घुमाते हुए एक की गर्दन काट देता है। क्लाउड भी अपनी 2 तलवारों को लेकर एक बंदे के ऊपर वार करते हुए आगे बढ़ता है, उसको मार देता है। क्योंकि शाओ अपने डीमन पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तुम में से कौन मरना चाहता है, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारे जाओ के सामने एक लड़का होता है जिसके पास उसका स्पीयर होता है, वो उसे कहता है लड़के मैं तुम्हें मारूंगा। अपने बाले के साथ हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा जाओ उसके बाले को ही पकड़ लेता है और उसके बाले को पकड़ने के बाद उसे ऊपर की तरफ उठाकर पटक देता है। लेकिन जैसे वो उसे ऊपर की तरफ उठाकर पटकता है वो जंप करते हुए एक ब्लैक बैक फ्लिक करता है और अपने मुंह के अंदर से एक एरो निकालता है और उस एरो के साथ हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है जो कि सीधा हमारे जाओ के कंधे में जाकर लगता है, जिससे जाओ जख्मी हो जाता है। वो लड़का नीचे उतरने के बाद फिर से अपना बाला उठा लेता है और अपने बाले को लेकर हमारे जाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऊपर की तरफ जंप करते हुए जाओ पर अपने बाले से अटैक करता है तो जाओ जंप करते हुए जल्दी से पीछे हट जाता है। पीछे हटने के साथ ही लड़का फिर से अपने बाले को उठाता है और हमारे जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो ग्राउंड के अंदर अपने बाले को धंसाकर मिट्टी को ऊपर की तरफ उछालता है जो कि जाओ की आंखों में पड़ जाती है। जाओ अपनी आंखों को कवर करके खड़ा होता है। इसी के साथ ही वो लड़का अपने बाले के साथ बहुत सारे ब्लेड अटैक करता है। वो सारे के सारे ब्लेड अटैक उठते हुए हमारे जाओ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उनमें से काफी सारे जाओ की बॉडी के साथ टकराते हैं जिससे उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स भी लग जाते हैं। फिर साथ ही उन सभी को डॉज करने के लिए हमारा जाओ अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड से घूमता हुआ पीछे वाली साइड पर चला जाता है। तो वो लड़का भी हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है लड़की वाकई में तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने काफी सारे अटैक्स को अवॉइड कर लिया, लेकिन तुम शाम पर बार बार तो लकी नहीं होने वाले, किसी वक्त तो मेरे अटैक्स तुम्हारी बॉडी के साथ डायरेक्टली हिट होंगे। भी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मुसीबत में पड़ गया हूँ। हमारा जाओ साथ ही चलाकर क्लाउड से कहता है क्लाउड मुझे तलवार चाहिए। तो क्लाउड जो कि वहाँ पर एक लड़की से फाइट कर रहा था वो उसे कहता हाँ क्यों नहीं मैं अभी देता हूँ। क्लाउड 2 लड़कों के साथ फाइट कर रहा था, वो उन दोनों के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करते हुए उन दोनों को मार देता है और साथ ही अपने हाथ से एक तलवार को अरे जाओ की तरफ फेंक देता है। वो तलवार सीधी उड़ती हुई जाओ की तरफ आगे बढ़ती है। जाओ अपनी तलवार को कैच करता है जबकि दूसरी तरफ से स्पीयर वाला लड़का अपने स्पीयर से इसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी तलवार के साथ उसकी स्पीयर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर साथ ही अपनी तलवार के साथ ऊपर अटैक करता है तो उसका स्पीयर पीछे की तरफ हो गिर जाता है, लेकिन वो स्पीयर वाला लड़का अभी भी यहाँ पर हंस रहा होता है जबकि हमारा शाओ गुस्से के साथ से घूर रहा होता है। क्लाउड अपने सामने आने वाले लड़कों से अभी भी फाइट कर रहा होता है और उन सभी से कहता है अगर तुम सभी ने यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुमने मेरे भाई के ऊपर अटैक किया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तो एक लड़का भागता हुआ पीछे से निकलता है और उसे आकर कस के पकड़ लेता है जबकि दूसरे 2 लड़के अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। क्लाउड अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। उसी वक्त लिटिल मंकी अपने पास से 2 पत्थर निकालता है और उन दोनों लड़कों के मुंह पर मारता है जिससे वो दोनों लड़के पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्लाउड भी इस बात से काफी हैरान होता है कि अब यहाँ पर ये कौन कर रहा है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो लिटिल मंकी उसकी मदद कर रहा होता है। मंकी जल्दी से जंप करते हुए उस लड़के के जिसने क्लाउड को पीछे से पकड़ा होता है उसके साथ लिपट जाता है और उसके बाल और कांच खींचना शुरू कर देता है। तो वो लड़का भी वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्लाउड को छोड़ देता है। फिर साथ ही मंकी जंप करते हुए क्लाउड के
कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता है। ये लोग सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर जाओ स्पीयर वाले लड़के से फाइट कर रहा होता है। जाओ अपनी तलवार के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है, कभी ब्लॉक करता है और कभी उसके अटैक्स को अवॉइड करता है। लेकिन वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने भाले के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। अपने भाले के बाद उसके ऊपर अटैक करता है तो जाओ ऊपर की तरफ जंप करता है। जैसे वो ऊपर की तरफ जंप करता है स्पीयर वाला लड़का उसे एक जबरदस्त किक मारता है। स्पीयर वाला लड़का उसे कहता है ये बात तो वाकई में सच है कि तुम एक रूकी किंग होने के लायक हो। स्कूल में तुम्हारी काफी ज्यादा प्रेस्टीज है कि तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग लड़की हो और बहुत ही जल्दी जीनियस बनने वाले हो, लेकिन आज तुम्हारा यहीं पर अंत होने वाला है। वो अपने पास से अपनी भाले की टेक्निक को रिलीज करता है तो उसके पास एनर्जी से बनने में बहुत सारे भाले निकल आते हैं। कहता है आज तुम्हारा यहीं पर अंत होगा और अपने बालों के साथ वो आगे की तरफ बढ़ता है, हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है। हर एक बाले के अंदर से एक खोपड़ी वाला मॉन्स्टर निकलता है। उसने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी होती है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए। हमारा जाओ चिल्लाकर उसे कहता है तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो डीमन पावर्स को एक्टिवेट करता है। चेहरे के ऊपर जो लाइंस होती हैं, जो डीमंस वाली लाइन है वो और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और भी ज्यादा हो जाती है। साथ ही हमारा जाओ एक जबरदस्त चीख मारता है। उसके चीख मारने के साथ ही वो अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाकर अटैक करता है। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके सामने जितने भी शैडो सोल्जर्स होते हैं उन सभी को एक ही अटैक के साथ मार देता है। यहाँ तक कि वो स्पीयर वाला लड़का ये अटैक उसके साथ भी टच करता है और उसके हाथ से उसका बाला गिर जाता है। उसके हाथ से उसके बाले की गिरने के बाद वो सामने की तरफ देखता है, कहता है लड़के तुम्हारे पास तो काफी सारे स्किल्स हैं। जाओ उसी वक्त बड़ी स्पीड से उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त कट लगाता है जिससे वो लड़का वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। कैप्टन हांग जो कि अभी तक अपने टाइगर के ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने बड़े से वेपन को उठाता है और कहता है ये सभी लोग तो कचरा निकले, अब मुझे यहाँ पर इस टास्क को पूरा करना होगा। वो अपने टाइगर को कहता है टाइगर चलो जल्दी से आगे बढ़ो, और उसका टाइगर भागता हुआ हमारे जाओ की तरफ आगे बढ़ता है। वो अपने बड़े से एक्स को लेकर हमारे जाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो अपने बड़े से एक्स को घुमाकर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है तो जाओ अपनी डीमन पावर्स को यूज करते हुए स्पीड के साथ साइड के ऊपर चला जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। कैप्टन हांग भी उसी तरफ ही देख रहा होता है कि वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हालांकि जाओ ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया था, लेकिन उसके टाइगर और कैप्टन हांग उन दोनों की बॉडी के ऊपर उसका जरा भी असर नहीं होता। कैप्टन हांग उसे कहता है लड़के तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा हुआ है, इसी वजह से आज तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैप्टन हांग जल्दी से अपने लाइन के ऊपर से जंप करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है। वो अपने एक्स के साथ अटैक करता है तो जाओ जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। कैप्टन हांग का जो ब्लेड होता है वो ग्राउंड के ऊपर पड़ता है जिससे पूरे का पूरा ग्राउंड भी टूट जाता है। इसी के साथ ही कैप्टन हांग वहाँ पर फिर से अपने ब्लेड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से 3 पावरफुल स्ट्राइक्स निकलती है। हमारा जाओ उन स्ट्राइक्स को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो एक वाली को ब्लॉक करता है जबकि दूसरी वाली उसके साथ हिट होती है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसकी तलवार के अंदर भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। जाओ के मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। वो पीछे एक पेड़ के साथ जाकर टकराता है और काफी जबरदस्त इंपैक्ट होता है। जाओ कहता है इसके पास जो एक्स वेपन है ये एक बहुत ही टॉप लेवल का वेपन है। हांग फिर से अपने वेपन को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अपनी अगली लाइफ में कभी भी किसी ऐसे बंदे को प्रोवोक मत करना जिससे प्रोवोक नहीं किया जा सकता। जाओ भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है लगता है कि अब मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। कैप्टन हांग हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जाओ भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि लगता है कि आज मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। कैप्टन हांग उसे कहता है तुम्हें अगली लाइफ में किसी ऐसे बंदे को प्रोवोक नहीं करना चाहिए जिसे प्रोवोक नहीं किया जा सकता। अगली बार सोच समझ कर इस तरह का कोई फैसला करना। हमारा जाओ उसकी बात सुनता है। वो वहीं पर अपनी आंखें खोलता और बड़ी स्पीड से घूमते हुए साइड पर चला जाता है। कैप्टन हांग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसके एक्स के नीचे कुछ भी नहीं आया। हमारा जाओ से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि यहाँ पर कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम अचानक से हमारे सामने आकर हमारा सामान लूटने के लिए यहाँ पर आए हो। लेकिन असल बात तो यह है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने भेजा है मुझे मारने के लिए। तुम्हारी जाओ को जबकि ये पता चल चुका है कि यहाँ पर किसी ने इसको मारने के लिए भेजा है। जाओ से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस लायक हो, तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझे मार सको। हांग उसे कहता है लड़की अब तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। साथ ही वो हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि हमारा जाओ वहीं पर खड़े खड़े अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है। उसकी बॉडी से काफी सारी जान एनर्जी निकल रही होती है। ऐसे उसकी बॉडी के अंदर से वो जान एनर्जी निकलती है तो कैप्टन हांग काफी से घबरा जाता है। कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो ये लड़का मेरी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देगा। यहाँ पर इतना ज्यादा डर क्यों महसूस हो रहा है। अब जब अपनी डीमन पावर को रिलीज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जितने डीमंस की पावर्स होती है वो सारी की सारी जान एनर्जी की सूरत में वहाँ पर रिलीज हो रही होती है और इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। शाओ अपनी तलवार को कैप्टन हांग की तरफ करता है और कहता है चाहे यहाँ पर आज किसी ने भी तुम्हें भेजा हो से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। तुम और तुम्हारे साथी जितने भी लोग थे वो सभी लोग यहीं पर मरेंगे। क्योंकि कैप्टन हांग उसके सामने खड़ा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। लड़के के पास तो सिर्फ जान वॉरियर के लेवल की पावर्स है, फिर इस लड़के की बॉडी के अंदर से इतनी सारी पावर कैसे रिलीज हो सकती है। कैप्टन हांग उसे कहता है लड़के तुम्हारी जान फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक पाओगे, तुम्हारी ये जान फोर्स ज्यादा देर तक तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। शाओ उसे कहता है हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ज्यादा देर तक इस स्टेट को बनाकर नहीं रख सकता, इसकी वजह से मुझे जल्दी करना होगी, मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हें मारना होगा। कैप्टन हांग हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तो क्या
क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज है कि तुम जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म कर सको, यानी तुम जल्दी से जल्दी मुझे मार सको। जाओ बड़ी स्पीड के साथ उसके करीब पहुंच रहा होता है, जबकि वो अभी भी वहाँ पर हंस रहा होता है और उससे कहता है मुझे बस इंतजार करना है कि कब तुम्हारी एनर्जी रन ऑफ होगी, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जब वो देखता है कि जाओ उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जाओ उसे कहता है देखना तुम्हारा क्या होता है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसका एक बाजू काट देता है और आगे की तरफ गुजर जाता है। बाजू के कटने के बाद कैप्टन हांग वहीं पर नीचे गिर जाता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जब वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाता है तो उसके जितने साथी होते हैं वो सभी लोग अपने कैप्टन की तरफ देखते हैं। सभी अपने कैप्टन की तरफ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। कैप्टन अपने सभी साथियों से कहता है उन सभी को छोड़ो और इसको मारने के लिए यहाँ पर आओ, सभी लोग मिलकर इसको मार डालो। उसी वक्त एक बाले वाला लड़का अपने बाले को घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे कैप्टन के ऊपर अटैक करने की, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। वो अपने बाले को हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। उसी वक्त एक बाला उसकी गर्दन के अंदर आकर धंस जाता है और वो उड़ता हुआ पीछे वाले पेड़ के साथ जाकर लटक जाता है। कि हमारे फीचैंग ने दूर से अपने बाले को उसकी तरफ थ्रो किया होता है। फिर साथ ही फीचैंग अपनी बॉडी के ऊपर से अपने कपड़े फाड़ देता है और अपनी बॉडी शॉडी दिखाकर बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है। फीचैंग कैप्टन हांग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंच रहा होता है हांग जल्दी से सीटी बजाता है और अपने टाइगर को वहाँ पर बुला लेता है। उसका टाइगर भागता हुआ वहाँ पर आता है और कैप्टन हांग जंप करते हुए अपने टाइगर के ऊपर बैठ जाता है। वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। जब वो वहाँ से भागकर जा रहा होता है जाते हुए वो चिल्लाकर उसे कहता है वहाँ से इंतजार करो, देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। हमारी टाइगर 2 डीमन हंटिंग वॉरियर्स की टीम ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जाओ वहाँ पर जान एनर्जी को यूज कर रहा था, इसकी वजह से जान एनर्जी के रन ऑफ होने की वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश होने वाला है। तो बेहोश होने से पहले वो चिल्लाकर कहता है 6 यार इसको जाने मत देना और इसका टाइगर दोनों मरने चाहिए। और साथ ही वो वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। 6 यार उसकी बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से उसकी तरफ भागना स्टार्ट करता है। वो बहुत सा गुस्सा होता है, पेड़ों के ऊपर से जंप करते हुए उन दोनों का पीछा करता है और अपनी जान पावर को रिलीज करता है। तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। साइज को बड़ा करने के बाद वहाँ पर एक जबरदस्त रोल लगाता है। जैसे ही वो उनके करीब पहुंच जाता है वो एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर को उठाकर उन दोनों के ऊपर दे मारता है। एक पत्थर उसके टाइगर को लगता है और एक पत्थर उसको लगता है कैप्टन हांग को, और वो दोनों वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। कैप्टन हांग के नीचे गिरने के बाद सामने की तरफ देखता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। उसी वक्त हमारा लिटिल मंकी जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने दोनों पाँव के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी पसलियों की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वहीं पर उसके मुंह से ब्लड निकलता है। इसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके पास लिटिल मंकी जल्दी से आगे बढ़ता है और उस टाइगर के पेट में भी एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उस टाइगर बेचारे की पसलियां भी तोड़ देता है। मंकी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फिर से जल्दी से जंप करते हुए उस टाइगर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और रोर करते हुए उसके सर में जबरदस्त पंचेस मारता है, बिल्कुल मंकी डी लूफी की तरह गम गम करते हुए उसके सर में बहुत सारे पंचेस मारता है। तो इस लिटिल मंकी ने इस टाइगर को तो मार दिया। उसी वक्त उसके बाकी के साथी भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि कैप्टन आप तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो लोग उस मंकी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और मंकी भी घूर कर उन सभी की तरफ देखता है। वो सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो वरना ये बंदर तो हमें भी मार डालेगा। ऐसे कुछ तो बचकर निकल जाते हैं, जबकि बाकी सभी को हमारा मंकी मार देता है। रेक्सिन पीछे का दिखाते हैं जहाँ पर क्लाउड और वी अरे जाओ का ख्याल रख रहे होते हैं। वो उसे एक पेड़ के साथ टेल लगाकर बिठा देते हैं और अपने पास से एक पिल निकालता है, शाह को खिलाते हुए कहता है चलो जल्दी से इसको खा लो, इससे तुम्हारी एनर्जी रिकवर होगी। ये तीनों भाई अभी यहीं पर बैठे होते हैं। साइड के ऊपर से उन्हें आवाज आती है। वो लोग कहते हैं लगता है कोई यहाँ पर आ रहा है, कोई अटैक करने वाला है। साइड के ऊपर से लिटिल मंकी जो कि अब साइज में काफी बड़ा है दोनों को उठाकर वहाँ पर लेकर आ रहा होता है। उसने अपने कंधे के ऊपर टाइगर को उठाया होता है, जबकि अपने हाथ में कैप्टन हांग को पकड़ा होता है। वो उनको लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। सी और क्लाउड उसको बड़े साइज में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। तो 6 उन दोनों को वहीं पर फेंक देता है। जाओ उसे कहता है अब जाओ जाकर आसपास नजर रखो, कोई भी मॉन्स्टर या डीमन यहाँ पर ना आने पाए, ना ही कोई इंसान यहाँ पर आए। कोई यहाँ पर आ रहा तो मुझे जल्दी से बता देना। तो वो अपने साइज को छोटा करता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है, और वो जल्दी से जंप करते पेड़ के ऊपर चला जाता है। और फीचर देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में हमारा लिटिल मंकी था। फीचर कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है जो हमारे लिटिल मंकी था। दोनों अभी भी मंकी को घूर घूर कर देख रहे होते, जबकि मंकी पेड़ के ऊपर जाने के बाद उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं ये दोनों बेवकूफ मेरी तरफ क्यों घूर कर देख रहे हैं। साथ ही उन दोनों को वहाँ पर विक्ट्री का साइन बनाता है। सीनों में नॉन डीमन अबिस के बाहर के एरिया का दिखाया जाता है। सभी लोग जो कि लिटिल मंकी से बचकर भाग आए थे वो सभी लोग भागते हुए काफी दूर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बैठकर सांस लेते हैं और कहते हैं पता नहीं वो तीनों लड़के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। उसने हमारे कैप्टन को भी मार डाला, साथ में उसके टाइगर को मार दिया और हमारे साथ काफी सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे उन सभी को भी मार दिया और ऊपर से वो बंदर पता नहीं कहाँ से आया था। हम लोग वापस जाकर अपने कमांडर को इस बारे में क्या बताएंगे कि हमारे कैप्टन हांग कैसे मरे हैं। एक सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे तक वो लोग वहीं पर बैठते हैं। 2 घंटे के बाद वहाँ पर उनके सभी लोग आ जाते हैं। प्रिंस बॉरलॉग की फैमिली के लोग यहाँ पर आते हैं। प्रिंसेस पॉलिस उनके साथ होती है, साथ में गैंगशी होता है। गैंगशी को स्पेशली बॉरलॉग ने यहाँ पर भेजा और उसके साथ जीटाई भी होता है। उनके साथ एक और लड़का है जिसका नाम हाई जुई होता है। ये सभी लोग कमांडर को देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर गैंगशी इन सभी का कमांडर है। वो उसे कहते हैं कमांडर से तो बहुत ही अच्छी बात है, अब यहाँ पर आ गए। गैंगशी उन लोगों से कहता है तुम सभी की ये हालत कैसे हुई, तुम्हारे बाकी के मेंबर्स कहाँ पर है, क्या किसी हाई लेवल के डीमन ने तुम्हारे ऊपर
अटैक किया था। जल्दी से उसके सामने झुकते हुए उसे सारी रिपोर्ट देता है और उसे कहता है, कमांडर, जिन लड़कों को तुम मरवाना चाहते थे वो तीनों लड़कों से हमारा सामना हुआ था। कैप्टन हांग और बाकी के सभी मेंबर्स उन तीनों लड़कों के हाथ से मारे गए हैं। वहाँ सुनते ही वो चारों बॉसला हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई में कैप्टन हांग मर चुका है? वो लोग इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं? वो लड़का उन्हें सारी बात बताता है कि वहाँ पर वो लड़के अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक मंकी भी था। वो बॉसला पावरफुल था। से कहता है, क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक मंकी की वजह से तुम लोग हार कर आ गए? वो मंकी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? कैप्टन हांग का साथी उसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कैप्टन हांग का एक बाजू कटने के बाद वो अपने टाइगर के ऊपर बैठकर अपने लोगों को लेकर वहाँ से भाग कर आ रहा था। अपने टाइगर पर भागता हुआ जा रहा था, जबकि उसी वक्त एक मंकी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। उस मंकी ने बहुत ज्यादा पावर के साथ अटैक किया था, उसके टाइगर को भी मार दिया और साथ ही कैप्टन हांग को भी मार दिया। वो मंकी कम से कम मीडियम लेवल का डीमन तो जरूर होगा। टैंगशी कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो सभी लोग तैयारी करो, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जाकर उन तीनों को भी मारेंगे और साथ ही कैप्टन हांग का बदला लेंगे। लड़का उनसे कहता है, लेकिन वो मंकी उसका क्या करेंगे? वो तो एक मीडियम लेवल का मंकी है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन लोगों के साथ एक और बंदा होता है, वो उनसे कहता है, वो मंकी तो सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम लेवल का डीमन है, तुम्ही ने तो ये बताया है। तो मीडियम लेवल का डीमन बीस है, तो मैं एक ही पंच के साथ उसको मार सकता हूँ, तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वो लड़का उसकी आवाज सुनने के बाद आगे बढ़ता है ताकि उसके चेहरे को देख सके। जब वो उसके करीब पहुंचकर उसको देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी इवल एनर्जी निकल रही होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अब ये कौन है? ये पता नहीं किसको अपने साथ लेकर आए हैं। एक सीन में जाओ का दिखाया जाता है। जाओ और उसके दोस्त वहीं पर बैठकर दोबारा से रिकॉपरेट कर रहे होते हैं। वो कल्टीवेट करके अपनी एनर्जी को दोबारा से रीगेन कर रहे होते हैं। अपनी एनर्जी को रीगेन करने के बाद फी उठता है, अपने हाथ में अपना भाला लेता है और जाकर कैप्टन हांग को मारने लगता है, क्योंकि वो भी सिर्फ बेहोश होता है और जिंदा होता है। वो जाकर अपने भाले को उसकी बॉडी में दंसाने लगता है। उसी वक्त तुम्हारा जाओ से रोक देता है और कहता है, फिर रुक जाओ। फिर उसे कहता है, तुम इसको जिंदा क्यों रखना चाहते हो? जाओ उसे कहता है, मुझे पता है कि किसी ने यहाँ पर भेजा है, तुम इसे जल्दी से जगाओ। उससे पूछते हैं कि इसे किसने यहाँ पर भेजा है, कौन ऐसा है जो हमें यहाँ पर मारना चाहता है। जाओ चलते हुए जब आगे की तरफ भागना होता है तो उसे झटका लगता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। जाओ कहता है, लगता है कि मैंने यहाँ पर जिन डीमन स्किल्स को यूज किया था, डिफाइन करने में काफी सारा टाइम लगेगा, अभी मैं तैयार नहीं हूँ उन सभी को यूज करने के लिए। जल्दी से भागता है उसके पास आता है और उसे कहता है, ब्रो क्या तुम ठीक हो? वो उसकी मदद करता है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। लोग कैप्टन हांग को पेड़ के साथ बिठा देते हैं और उसके मुंह के ऊपर पानी डालते हैं और उसे कहते हैं, चलो जल्दी से उठ जाओ। जाओ कहता है, मुझे लगता है कि इन लोगों को किसी ने पे किया होगा हम सभी को मारने के लिए। कैप्टन हांग को वहाँ पर होश आ जाती है। हमारा जाओ से कहता है, चलो जल्दी से बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। कैप्टन हांग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें जल्दी से जल्दी मुझे मारना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम ही मेरे साथ यहीं पर दफनाए जाने वाले हो, तुम लोग भी मरोगे। हमारा जाओ से कहता है, क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम हमें यहाँ पर इस बारे में नहीं बताओगे किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? तो कैप्टन हांग उसे बताने की बजाय अपने मुंह के अंदर से ब्लड उसकी तरफ थूकता है, साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी डरा नहीं सकते, मेरा नाम हु हांग है। ऐसा इंसान जो कभी मरने से नहीं डरा, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी नो डीमन एबिस में गुजार दी। हम लोग हंटिंग ग्रुप से हैं, लोग तो डीमन से भी नहीं डरते, तो फिर इंसानों से क्या डरेंगे? तुमने क्योंकि हमारे ग्रुप को यहाँ पर ऑफेंड किया है, तो मेरा ग्रुप यहाँ पर तुम्हारा शिकार करेगा, वो तुम सभी को ढूंढ निकालेगा और तुम्हें मार डालेगा। साथ ही वो अपनी जुबान को अपनी दांतों से काट लेता है और वहीं पर मर जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।